नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। अवधेश कुमार जी आ चुके हैं प्रोग्राम में। सर स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, सर स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। शुरुआत आज करेंगे हम दिल्ली के चुनावों से, क्योंकि दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है रोज एक नया मुद्दा तो उछलता ही है, लेकिन अब इसमें हाईकोर्ट की भी एंट्री हो गई है, आरक्षण पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है, क्राउड सोर्सिंग के जरिए चंदा लेकर के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ना चाहती हैं। यह भी एक अहम विषय लोगों के बीच में दिलचस्पी का मामला बना हुआ है। तो इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। एक एक करके आपको आज का मैं एक अपडेट जरा सा जल्दी से दे देता हूं। माफ कीजिएगा। सबसे पहले आज मुख्यमंत्री आतिशी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रही हैं। आतिशी जी ने कल ये ऐलान किया था कि हम तो देखिए आम लोग हैं, आपकी तरीके से हैं, बाकी दलों में जो नेता होते हैं उनकी तरह तो नहीं कि हमने एक प्रोजेक्ट पास कर दिया तो उसी में करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हम लोग कर लें। चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है। जो तनख्वाह मुझे मिलती है वो मैं अपना घर खर्च के लिए, घर चलाने के लिए वो इस्तेमाल हो जाती है, तो इसीलिए आप मुझे पैसा दें, मुझे 40 लाख रुपए की जरूरत है। और उन्होंने ऐलान किया और असर दिखाई दिया उसका। जो खबरें कल तक शाम तक आई थी उसमें 10 घंटे के अंदर उनको 17 लाख रुपए का चंदा मिल चुका था। अभी का अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। मतलब 20 लाख रुपए हो गए। तो 20 लाख रुपए आतिशी जी को चंदे से, मतलब जो उनका अनुमानित लक्ष्य था उसका आधा उनको मिल चुका है और अभी तो एक ही दिन बीता है। तो आतिशी जी को जनता का रिस्पॉन्स मिला। इससे एक ये बात भी हमको समझनी चाहिए, बात नंबर एक। दूसरी, अरविंद केजरीवाल ने इन चुनावों में जाट आरक्षण का मुद्दा उछाला था। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि दिल्ली के जाटों को आरक्षण नहीं मिलता है। दिल्ली का बच्चा एम्स में अगर इम्तिहान देता है तो उसको वहां रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, दिल्ली सरकार की नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप जाटों को आरक्षण दीजिए। पलटवार हुआ इस पर कि भाई इसमें केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं केजरीवाल। जो ड्यू प्रोसेस है उसके तहत तो कैबिनेट से पास होना चाहिए यह प्रस्ताव। अरविंद केजरीवाल ने वो प्रक्रिया का पालन तो कभी किया नहीं, बस एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिख दी, इससे कुछ नहीं होता। वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन आज जाट समाज के कई लोग उनसे मिलने के लिए उनके घर पर गए थे और वहां भी उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे कहानी मत बताइए आप, मुझे मोदी जी ये बताएं कि जाटों को आरक्षण दिल्ली में वो कब दे रहे हैं, ओबीसी में उनको, उनका जाट समुदाय को कब शामिल कर रहे हैं। ये थी दूसरी बात। आपको याद होगा एक बात, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, राहुल गांधी की रैली है भैया। जी हां, राहुल गांधी आखिरकार दिल्ली के चुनाव में अब एक्टिव होने जा रहे हैं और सीलमपुर उन्होंने चुना है जहां पर वो अपनी पहली रैली करेंगे। सीलमपुर में 50% मुस्लिम आबादी रहती है, 50% मुस्लिम वोट है। तो इससे भी आपको यह पता चलेगा कि क्यों इतना जोर जो है मुस्लिम वोट पर कांग्रेस पार्टी दे रही है, क्योंकि जो भी कुछ जनाधार उसका खोया उसको अगर इंच भर भी वापस लाना है तो उसको पहली उम्मीद मुस्लिम वोटर से ही दिखाई देती है। और अगर आप अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट मुझे मिलेगा, इसलिए वो इस इलेक्शन में हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे हिंदू मतदाता उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जाटों की बात हो या जैसे उन्होंने पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देने की एक स्कीम लॉन्च की है, वो यहां से तीर्थ के लिए भेजते हैं बुजुर्गों को, ये तमाम बातें। तो वो खुद को बड़े से बड़ा हिंदू साबित करना चाहते हैं। राहुल गांधी मुस्लिम बहुल इलाके से अपनी रैली की शुरुआत कर रहे हैं। ये सारी बातें, आइए इसी के साथ आज कहानी कुर्सी की शुरुआत करते हैं। 3-4 बयान मैं आपको सुनाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने जाटों को लेकर जो कहा है, आरक्षण को लेकर वो बात। आतिशी जी कह रही हैं अमित शाह जी गए थे झुग्गी झोपड़ियों के सरपंचों से मुलाकात करने के लिए, प्रधानों से मुलाकात करने के लिए। बताएं जरा क्या हुआ वहां पर और क्या काम किया है उनके लिए, ये भी बता दें। परवेश वर्मा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। आपको नायक पिक्चर याद होगी, उसमें अनिल कपूर एक दिन के सीएम बनते हैं, अनिल कपूर, और धड़ाधड़ फैसले लेते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये आए तो थे अरविंद केजरीवाल जी नायक पिक्चर के अनिल कपूर बनने के लिए, लेकिन अमरीश पुरी बन करके रह गए हैं। एलजी साहब को भी क्यों इस चुनाव में कूदना पड़ा है, बयान देना पड़ा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे को खूब गालियां देते रहते हैं। मेरे उनसे निवेदन है कि गालियां को तो देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खूब गालियां दो, बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे। प्रधानमंत्री जी इस चुनाव के दौरान समय समय पे दिल्ली आएंगे, दिल्ली आके वो भाषण देंगे। इस बात का जवाब दे दें कि जो उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था और जो उनके गृह मंत्री ने 2017, 2019 और 2022 में आश्वासन दिया था, वो जाट समाज को, दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बता दें। कल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी शकूर बस्ती गए थे। शकूर बस्ती की कुछ झुग्गियों से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था
कि किस तरह उन झुग्गी बस्तियों का जो एरिया है उसका लैंड यूज चेंज किया गया था और इसलिए वहां झुग्गी बस्ती तोड़ने की तैयारी हो रही है। कल शाम को एलजी साहब ने एक बयान जारी किया कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दस्तावेज बिल्कुल साफ है। डीडीए की मीटिंग हुई, लैंड यूज चेंज हुआ, तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झुग्गियों में जाते हैं, कहते हैं प्रवास कर रहे हैं, वहां पे लोगों के साथ खाते हैं, चाय पीते हैं, बच्चों के साथ कैरम खेलते हैं और कुछ ही महीनों में जाके उन सब झुग्गियों को तोड़ देते हैं। सुंदर नगरी की झुग्गी में यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवास करने गए, वहां पे बच्चों के साथ लूडो खेली, कैरम खेला, उसकी फोटो सोशल मीडिया पे डाली और 3 महीने बाद कड़कड़ाती हुई ठंड में सुंदर नर्सरी की झुग्गी तोड़ डाली। तो ये बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी एक झुग्गी विरोधी पार्टी है, एक गरीब विरोधी पार्टी है और झुग्गी तोड़ने के अलावा उन्होंने आज तक दिल्ली के झुग्गी वालों के लिए कोई काम नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल चाहे वो कुछ भी कर ले, दिल्ली का सीएम वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो आज भी उसका स्टेटस एक तिहाड़ जेल के आरोपी की तरह है। अभी वो जमानत पे बाहर है, बेल पर बाहर है, तो आज भी उसके ऊपर में केस चल रहा है। और जब उसको बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई कि ना तो वो अपने सचिवालय जा सकता है, ना सीएम ऑफिस में जा सकता है, ना अधिकारियों से कोई भी एक भी फाइल पर कोई भी साइन नहीं कर सकता है। तो जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता फाइल पर, जो अपने सचिवालय नहीं जा सकता, तो वो एक भी दिन का सीएम नहीं बन सकता है। और आज भी उसका स्टेटस यही है। अगर वो अपने सचिवालय गया तो उसको जेल हो जाएगी, अगर उसने फाइल पर साइन किया तो भी जेल हो जाएगी, अगर वो अधिकारियों से मिला तो भी जेल हो जाएगी। यानी कि वो आया था नायक मूवी का अनिल कपूर बनने, मगर उसका अमरीश पुरी बनकर रह गया। इसलिए चाहे वो जितना मर्जी कर ले, दिल्ली की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और उनके झूठों से इतना परेशान हो चुके लोग कि आज यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में हर झुग्गी बस्ती में अरविंद केजरीवाल को हाथ जोड़ते फिरना पड़ रहा है और वहाँ पे लोग उसको सुना रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, क्योंकि झुग्गी बस्ती का कोई विकास नहीं किया। आज श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 27 दिसंबर की मीटिंग में जिस रेलवे की जमीन का ट्रांसपोर्टेशन से रेजिडेंशियल में लैंड यूज चेंज करने का चर्चा हुई थी, वह रेलवे की दूसरी खाली जमीन है जिस पर कोई भी झुकी नहीं है। तो अब आइए बात करते हैं हर पार्टी का अब चुनाव में क्या गेम प्लान दिखाई दे रहा है, किस समाज की ओर ज्यादा कौन सी पार्टी डोरे डालती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको डेमोग्राफी दिल्ली के वोटर की समझनी पड़ेगी। कुल 81% दिल्ली में हिंदू रहते हैं, हिंदू वोटर है, 12% मुसलमान रहते हैं, 5% सिख हैं और करीब 1% ईसाई जैन समुदाय के करीब हैं। और अगर आप हिंदुओं में बात करेंगे तो इसमें 10% जो खत्री पंजाबी खत्री वोट है वो है। ओवरऑल अगर आप सिख समुदाय को जोड़ते हैं तो और हर लिहाज से पंजाबी स्पीकिंग तो वो 30% के करीब बन जाता है। तो एक बहुत बड़ा ये भी वोट बैंक है। इसके अलावा इसमें वैश्य वोट जो है दिल्ली का व्यापारियों का 8% है। जाट समुदाय जो है वो दिल्ली में करीब 18% है। ब्राह्मण समुदाय जो है करीब 10% है। दलित 17% के करीब हैं। गुर्जर 3% के करीब हैं। 2% यादव भी रहते हैं दिल्ली में और 1% राजपूत वोटर भी दिल्ली के अंदर बसता है। तो अगर आप देखें कांग्रेस पार्टी क्यों, राहुल गांधी आज जो रैली शुरू कर रहे हैं उनको उम्मीद दिखाई दे रही है मुस्लिम वोट से। और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में अगर कोई एक वोट बैंक उसको चाहिए कि
ये इस बार छिटके ना उससे, तो वो दलित वोट बैंक है, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद उसको लगता है कि कमोबेश जो उससे लोकसभा चुनाव में दलित दूर हो गया था वो मोटा मोटा वापस आ चुका है। तो दिल्ली के चुनाव में भी वो इस ट्रेंड को बरकरार रखना चाहता है। सर, राहुल गांधी के लिए मुसलमान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरविंद केजरीवाल को हिंदू बनना है और बीजेपी को दलित वोट चाहिए, इसलिए झुग्गियों में घूम रही है उनकी पार्टियों के नेता। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी तो हिंदू और मुसलमान दोनों को दो तराजू पर रख के बड़ी आसानी से उनके बीच संतुलन कायम कर ले रहे हैं। वो तो एक अद्भुत कला है और जो उन्हीं के पास है, वो न राहुल गांधी के पास तो कम से कम वो नहीं है। अगर वो इस समय, आप सोचिए, सीलमपुर बस्ती में अगर राहुल गांधी अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने, जो पुजारी अभियान था, जब जेल से निकले तो हनुमान मंदिर गए, प्राचीन हनुमान मंदिर। फिर जब उन्होंने पुजारियों के वेतन की बात की तो उसके भी जाके हनुमान मंदिर से शुरुआत की। और अरविंद केजरीवाल जी सीलमपुर से जा रहे हैं। सीलमपुर के बारे में आप जानते हैं कि पिछला जो भयानक दंगा हुआ था और जिस समय पुलिस पर अटैक हुए थे, आगजनी हुई थी, वो कितना कैसा क्षेत्र है। वहां पहले से भी बांग्लादेशी आबादियों की, घुसपैठियों के बारे में बातें होते रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं और अनेक घनी बस्तियां ऐसी मैं स्वयं गया हूं जिनमें पुलिस तक का घुसना मुश्किल होता है। तो एक संदेश देने की उनकी कोशिश है और वो कोशिश इतना ही है क्योंकि INDIA में कांग्रेस इस समय इस कोशिश में है कि कम से कम ये जो हमारा मुस्लिम वोट जो नेशनल ट्रेंड है, वो INDIA के बीच ये न मैसेज जाए कि वो हमको छोड़ रहा है। एक जो हमने मेहनत से कायम किया है वो न जाए, क्योंकि वही उनकी आधार है जिसके आधार पर उनको अलग अलग राज्यों में उनको साथियों का साथ मिल रहा है, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो दिल्ली की 11% आबादी, 12% आबादी में जो अभी तक 2 वोट से प्रवृत्ति थी, वो आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं के जाने की थी। इस बार कांग्रेस लड़ रही है, तो राहुल गांधी जी वहां से शुरू करके यही संदेश दे रहे हैं कि हम अपने एजेंडे पर कायम है, जो कुछ हमने आवाज लगाई वो कायम रहेगी, आपका हमारा साथ बना रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात सर इसमें बता देता हूं, 2013 में, क्योंकि 2013 में ही आखिरी बार दिल्ली में कांग्रेस का कोई विधायक जीता था, उसके बाद तो विधायक जीत ही नहीं पाया उनका दोनों चुनाव में। तो 8 विधायकों में से जो 6 विधायक थे वो मुसलमान थे। 8 सीट जो 2013 में कांग्रेस जीती थी, बादली, सुल्तानपुर माजरा, इस पर बादली में पूर्वांचली वोट ज्यादा है, सुल्तानपुर माजरा में दलित वोट ज्यादा था। इसके अलावा 6 की 6 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें थी, मतलब जहां प्रभाव ज्यादा है। चांदनी चौक, बल्ली मारान, ओखला, गांधीनगर, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के जीते थे। राहुल गांधी सीलमपुर से पहली रैली कर रहे हैं दिल्ली की, कोई आश्चर्य आपको? नहीं, क्यों आश्चर्य क्या है इसमें? उनका वोट है, उनको समझ में आता है कि ये वोट, और ख़ासतौर से जब आम आदमी पार्टी से वो अलग हुए हैं एक तरह से चुनाव लड़ने के लिए, तो उनका फोकस ही इस पर है कि आम, और जो लड़ाई है अरविंद केजरीवाल साहब की, वो भी यही है कि मुस्लिम जो वोट है, माइनॉरिटी वोट जो है, वो कांग्रेस के पास जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ मोटे तौर पर कि जहाँ जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत था वहाँ उनको वो वोट गया है। अब इस लड़ाई में केवल आम आदमी पार्टी को लगता है कि यदि मुस्लिम वोट, आप सोचिए इसको जो अभी चर्चा हुई, कितना है सर, मतलब आप और कांग्रेस के लिए, मैं आम आदमी पार्टी के लिए पूछता हूं, अगर कांग्रेस को जाता है मुसलमान वोट तो बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वही इस चुनाव के नतीजों को निर्णायक मोड़ पर ले जाएगा कि कांग्रेस जो है कितना मुस्लिम वोट ले लेती है। उसके पास जो है, जो नेचुरल उसका जो वोट है, वोटर मतलब कहना चाहिए कार्यकर्ता का, वो वोट तो उसको मिल ही जाएगा कांग्रेस का, लेकिन मुस्लिम वोट जो आम आदमी पार्टी के पास चला गया था पिछले 10 साल में, वो यदि लौटता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। ऑलमोस्ट 1 दर्जन सीटों पर मुस्लिम वोट जो है वो प्रभावी है। मुस्लिम वोट पूरे दिल्ली में नहीं है, ये ध्यान रखिए। पूरे दिल्ली के 70 में से 10 से 11 ऐसे सीट्स हैं, 17 सीट के करीबन है, 15 से 17 सीट है। नहीं, वो 10 से 11 पर भी इतने प्रभावी हैं, इसलिए परिणाम पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं सर, ये मैं बता रहा हूं आपको, चांदनी चौक में 20% है, बल्ली मारान में 38% है, ओखला में 43%, गांधीनगर 22%, सीलमपुर 50%, मुस्तफाबाद में 36%, ऑलमोस्ट 1 दर्जन सीट है, मोटा डिसाइड कर देता है। वही 11, 12, 10, 12 सीट है के लिए। 12 सीट तो सर 70 की तो विधानसभा है। तो कांग्रेस इस 12 सीट से, देखिए ऐसा है, ये बात सही है कि जो कुछ भी क्षति होगी वो आम आदमी पार्टी को होगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अगर आधा भी वोट कांग्रेस ने काट लिया तो तात्कालिक क्षति आम आदमी की पार्टी को होगी, लेकिन हो सकता है बीजेपी को इसका लाभ भी मिल जाए। दूसरी ओर ये भी सच है, लेकिन मुझे यह लग रहा है कि राहुल गांधी की सभा के बावजूद, चूंकि मुसलमानों में बीजेपी को हराने की प्रवृत्ति है कि जहां से रणनीतिक वोट कर सकते हैं वो, और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के साथ ये तो देखना राहुल गांधी कितना जोर मारते हैं इस चुनाव में।
डिसाइड इस बात पर करेगा? जी, देर, एक तो देर में उतर रहे हैं इलेक्शन में। नहीं, राहुल गांधी हमेशा ही देर से आते हैं चुनाव में। वो हमेशा आते थे, बहुत देर करते थे, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव। आपने महाराष्ट्र का चुनाव भी देखा है, हरियाणा का चुनाव भी आपने देखा है, जम्मू कश्मीर का भी देखा है। तैयारी करने में समय लगता उमर अब्दुल्ला को कहना पड़ा कि भाई प्रचार करने आ जाइए, आप थोड़ा जम्मू चले जाओ। तो राहुल गांधी की हमेशा से आदत रही है। देखिए, अगर राहुल गांधी का प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट क्यों जाएगा कांग्रेस के पास? 2 चुनाव से तो गया नहीं है। और क्या कारण है कि वो मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी से टूटकर कांग्रेस को वोट देगा? क्या कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है? क्या अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में ऐसा कुछ किया जिसमें महसूस हो कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने आक्रामकता से लड़ते हैं, या लोकसभा में जितने आक्रामकता से लड़ते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम वोट उसी को वोट देगा ना जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने की स्थिति में है। बंगाल में ममता बनर्जी रोकती है, इसलिए बंगाल में ममता बनर्जी को देते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है तो अखिलेश के पास जाता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दबंगी से भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है चुनाव, तो मुसलमान वोट अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा रहेगा। कोई कारण नहीं है कि मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस के पास जाएगा। कोई भी अपना वोट बेकार करना नहीं चाहेगा। मुसलमानों ने दिल्ली में कांग्रेस को डेड मान लिया। बिल्कुल मान लिया। क्यों जाएगा ना, कारण भी होना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में ऐसा मुसलमान विरोधी कोई काम किया जिससे मुसलमान नाराज होकर एक तरफा कांग्रेस को वोट दे? क्या कांग्रेस इस स्थिति में है आज की तारीख में कि वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और मुस्लिम कम्युनिटी को लगे कि हमारे वोट देने से कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? सर, जो तेवर कभी होते थे मुसलमानों को लेकर अरविंद केजरीवाल के, वो अब नहीं। मैं इसी का मैसेज आपको दे रहा हूं कि अभी मजबूरी है ना सर, उसके बाद भी मजबूरी है। एक सेकंड, हाँ, नहीं, मैं जो ये हुआ अभी इमाम की सैलरी को लेकर, उसको दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब उसको जल्दी से सेटल कर सकती थी ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसको बताया है आपको ये पुजारियों और ग्रंथियों को देकर भी, और ये बार बार इस बात का मैसेज दिया गया है। इसको मैसेज समझिए, पॉलिटिकल मैसेज के तौर पे, भाई इमामों को पैसा नहीं दिया हमने, लेकिन हम पुजारियों को पैसा दे रहे। तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल को आज उस मुस्लिम वोट की चिंता नहीं है। नहीं तो वो सबसे पहले करते कि भाई जो नहीं हुआ है ये वक्फ बोर्ड को देना था, लेकिन नहीं दिया, दिल्ली सरकार दे रही है। आज की आज दे रही है 17 महीने का पैसा। लेकिन वो उस मैसेज को उन्होंने कहा कि चलता रहना चाहिए, सिमर होना चाहिए कि इमामों को पैसा दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। तो उससे फायदा यह है कि एक तो हिंदू इमेज जो है उनकी बनी रहे। लेकिन एक चीज जो वो कह रहे हैं उसके उनके प्रचार भी है, जो समीर जी ने मोहल्ले में जाकर भी वो इस बात को समीर जी ने कहा क्यों जाएगा मुसलमान राहुल गांधी के पास जब राहुल गांधी हराने की स्थिति में नहीं है दिल्ली में भाजपा को। आप याद कीजिए 2020 का इलेक्शन, शाहीन बाग का मुद्दा अपने पीक पर था और उस वक्त प्रचार ये था कि आम आदमी पार्टी, उस वक्त मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, उनका एक बयान कंट्रोवर्सी में भी आ गया था। ये बोलते नहीं थे शाहीन बाग पर सर। ये बहुत प्रचार था कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों का साइड नहीं ले रही है, पक्ष नहीं ले रही है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा जब चुनाव के नतीजे चुनाव में स्थिति बदली है, कांग्रेस मजबूत हुई है। और आप 2024 का चुनाव देखिए ना, 2024 के चुनाव में क्या सबको लग रहा था कांग्रेस सरकार बनाएगी? ठीक है, मुस्लिम ने वोट दिया है कांग्रेस को। राहुल गांधी की रैली से मतलब उनके कैंपेन से ये डिसाइड होगा मुसलमान उनके पास जाता है कि नहीं जाता और कितना जाता है। दूसरा, जो हम दलित वोट की बात कर रहे थे, 17% के करीब दलित वोट है दिल्ली में। और अमित शाह जी ने अभी जब झुग्गी बस्तियों में के प्रधानों के साथ मुलाकात की, अभी जो आप वो तस्वीर देख रहे थे ना अभी अरविंद केजरीवाल की, वो उसमें वो उन्होंने बड़ा तीखा बाहर निकल करके बोला कि ये वही बीजेपी है, ये तो आपकी झुग्गी बस्तियां उजाड़ देना चाहती है, इनको आपसे प्यार नहीं है, आपकी जमीन से प्यार है। आपका भाई, छोटा भाई अरविंद केजरीवाल जब तक जिंदा है मैं आपकी जमीन कभी कहीं जाने नहीं दूंगा। ये तब है जब अभी कोई 3,500-4,5 हजार रुपए मकान जो हैं अभी दिए, कुल 4,000 मकान दिए और अभी 1675 मकान जो 4700। अब दलित समुदाय जो है उनके लिए 12 सीटें आरक्षित हैं दिल्ली के अंदर 70 में से, और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जबरदस्त उनकी इसके अलावा आबादी है। करोल बाग में 38%, पटेल नगर में 23%, मोती नगर में 11%, दिल्ली कैंट में 16%। और ये दलित वोटर भी अभी तक दिल्ली के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल का वोटर हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद लग रहा है कि ये वोट उनके पास वापस लौटेगा। सर, एक तो दलित बस्ती, झुग्गी झोपड़ी की बस्तियों में मैंने काम किया है। दलित बस्तियों में ये तो एक धारणा ही गलत है कि झुग्गी बस्तियों में दलित ही केवल रहते हैं। नहीं, केवल नहीं, हाँ, पर दलितों की आबादी ज्यादा है। झुग्गी बस्तियों में मैंने हर जाति के लोगों को देखा। ये बात सही है कि थोड़ा वंचित तबकों की आबादी वहां रहती है, लेकिन हर के आबादी है। आप बिंदा में चले जाइए तो मेरा यहाँ के जो जाट हैं, ये मथुरा और आसपास के भारी संख्या में वहां बसे हुए हैं जो जाट हैं, वहां के यहाँ तक कि राजपूत कास्ट भी है। तो ये तो पहली बात, तो इससे मैं सहमत नहीं होता हूं। अब जैसे मोती नगर की बात आ रही है,
तो मोती नगर में मदन लाल खुराना का वो क्षेत्र रहा है, वहां वो काम करते रहे हैं और वहां से जीतते रहे। हरीश खुराना को इस बार टिकट दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि इस बीच उनका कितना संपर्क रहा है, लेकिन उनके यहाँ जो खाने पीने का कार्यक्रम या कोई उत्सव होते थे तो झुग्गीवासी भारी संख्या में आते थे। जब बीपी सिंह के समय एक सम्मेलन झुग्गी वासियों का करना पड़ा तो मदन लाल खुरानी को जिम्मेवारी थी, बस के बस झुग्गी के लोग। खुराना जी की बात तो बहुत कुछ छूट गया बीजेपी से छूट गया, लेकिन यह भी नहीं है कि पूरी तरह खत्म। इस बार क्या हुआ है, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 21 जून से झुग्गी फोकस अभियान शुरू किए, 250 के आसपास विस्तारक निकाले, एक एक के जी में 3-3 क्लस्टर दिए। और सरकार की क्या योजनाएं हैं, झुग्गी वासियों की क्या समस्याएं हैं वो आप लीजिए, और साथ ही साथ उनके लिए जो हम कर रहे हैं वो भी बताइए, और वहां क्या करें ये भी बताइए। तो पूरा अभियान चला है, बैठकें हुई हैं बार बार। उन्हीं के बीच से 3000 प्रधानों का सम्मेलन जो किया था, तो वो एक परेशानी आम आदमी पार्टी को। ये बीजेपी की कोशिश, ये वोट कभी कांग्रेस का होता था, मुख्य वोट, फिर ये आपको चला गया, आम आदमी पार्टी को चला गया। अब बीजेपी कोशिश कर रही है, बीजेपी ने पिछले चुनाव में भी कोशिश की थी, जब जो इरेगुलराइज कॉलोनीज थी उनको रेगुलराइज करने का बड़ा काम किया था, लेकिन उसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। लेकिन इस बार थोड़ा पहले शुरू किया उन्होंने काम, झुग्गी झोपड़ियों में जाना, बस्तियों में काम करने का, और जो प्रधानमंत्री की जो लाभार्थी योजना, उसका लाभार्थी का जो भी काम है उसका कुछ फायदा हुआ है। लेकिन फिर भी असली जो वोट है वो तो आम आदमी पार्टी के पास यही है ना, दलित। जो सारी लाभ की योजनाएं हैं, जिसे आप रेवड़ी कहते हैं, जिसे और वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं आम आदमी पार्टी की, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, तमाम तरीके की, उसका सबसे बड़ा फायदा इनको ही हो रहा है। जी ठीक है, वो दलित हो या जो भी है, झुग्गी बस्तियां कह लीजिए उनको, तो उससे उस वोट का शिफ्ट हो, ये पक्का वोट है, ये सबसे पक्का वोट है, ये सबसे पक्का वोट उनके पास है। अब इसमें वो और चीजें कितना ऐड ऑन करते हैं, और मुस्लिम वोट का मतलब ये नहीं है कि 100% कांग्रेस के पास चला जाएगा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा वहां जा सकता है, और कांग्रेस जीते ना जीते वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर अभी कुछ कहा है, आपको सुना दूं। दिल्ली के सो कॉल्ड एक्चुअल मुख्यमंत्री, जो वास्तविक अर्थों में फैटल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, जो नित्य प्रति कार्य करने की बजाय उठकर एक सवाल पूछने लगते हैं, जबकि वो भारत के इतिहास की सबसे शक्तिशाली, संख्या की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली सरकार उनके पास है, उसके बाद भी वो सवाल पूछते हैं। मगर आज कुछ बहुत गंभीर प्रश्न इस विषय के ऊपर उठकर खड़े हुए हैं कि जो सीएजी रिपोर्ट्स थी, आपको पता है कि सरकार के आर्थिक आय व्यय का मूल्यांकन सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा किया जाता है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। मगर यह एक बड़ी विचित्र बात है कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार एक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा अपने सरकार के कार्यों की आर्थिक समीक्षा को न सिर्फ होने देते नहीं देते, नकारते हैं, और सदन के पटल पर रखना नहीं चाहते हैं। और इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी, जो प्राप्त सूचना है मीडिया में, उसके अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन यूज किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट, यानी अपने कदम खींच रही है इन प्लेसिंग द सीएजी रिपोर्ट, अर्थात दिल्ली की सरकार सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने से कदम पीछे खींच रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मामला बड़ा है, आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में आज जस्टिस सचिन दत्ता की सिंगल बेंच ने इसकी सुनवाई की थी, और उन्होंने कहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को उन्होंने फटकार लगाई थी, और उन्होंने कहा था कि आप जिस किस्म से सीएजी रिपोर्ट पर अपने पांव पीछे खींच रहे हैं, ड्रैगिंग इट स्पीड, जैसा अभी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। तुरंत क्यों नहीं आपने स्पीकर को यह रिपोर्ट भेजी और सदन में इस पर चर्चा शुरू की? 2:30 बजे एक बार फिर इस पर जो है वो सुनवाई शुरू होगी। तो चुनाव के बीच में बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, और इसको लेकर तो मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही शराब घोटाले को लेकर बड़ा बना रही थी, और इस पर पहले भी चर्चा हुई कि एलजी ने भी इस पर कमेंट किया था एक तरह से, कि चिट्ठी लिखी थी कि भाई आपको ये रिपोर्ट सीएजी की रखनी चाहिए थी, टेबल करनी चाहिए थी। खैर मुझे नहीं लगता कि अब तो कोई वक्त नहीं बचा है कि अब वो स्पेशल सेशन, विशेष सत्र बुलाना है, वो तो 2 दिन का कभी भी बुला लेते हैं। वो हाईकोर्ट ही ऑर्डर कर दे कि आप इसको बुला लीजिए और कर दीजिए, लेकिन अब उससे कोई बात बहुत बनने वाली नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की, ये हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो सरकार के लिए गंभीर मसला है।
बीजेपी इसको किस तरह से लेती है, कांग्रेस किस तरह से लेती है, क्योंकि कांग्रेस का असली मुद्दा था शराब घोटाले का, अब उस पर क्या बात होती है। और सीएजी की रिपोर्ट का पिछले 1990 से अभी तक का तो अनुभव ये रहा है कि बहुत बार सरकार बदलने में काम आई है सीएजी की रिपोर्ट्स का। अरे हाईकोर्ट में मामला बीजेपी ही ले गई थी, उसके 7 विधायक ले गए थे। 7 विधायक लेकर गए थे, वो तो रिपोर्ट के लिए, सीएजी रिपोर्ट को, मसले को। हालांकि वो रिपोर्ट पहले ही बीजेपी की तरफ से लीक हो गई थी, बीजेपी के पास थी। 2026 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली में हुआ। यह आरोप बीजेपी खैर ज्यादा लगा रही है, अब क्योंकि कोर्ट ने इस बात को उछाल दिया है, तो बीजेपी या कांग्रेस हो सकता है इस मामले को थोड़ा और जोर देकर के उठाए। मुकदमे में उस रिपोर्ट के अंश दिए गए। देखिए ऐसा है, वो रिपोर्ट के अंश दिए गए, चूंकि एलजी के पास तो रिपोर्ट आती ही है ना जी, तो मुकदमे में अंश दिए गए हैं, उस अंश में से है उस एक रिपोर्ट नहीं, 14 पिछले कैग की रिपोर्ट जो है वो केजरीवाल सरकार ने और बाद में आतिशी सरकार ने उसको विधानसभा में पेश किया ही नहीं। सर मैं प्योरली चुनावी पर्सपेक्टिव से बात करूं तो केजरीवाल को क्या फर्क पड़ता है? नहीं देखिए, आप तो बीजेपी तो पहले ही शोर मचा रही है। नहीं, बीजेपी के शोर मचाने से भी है, और अब इससे यह हो रहा है कि केजरीवाल जी की ये कट्टर ईमानदार सरकार वैधानिक रूप से भी कैसे कट्टर बेईमानी करती है, जनता की आंखों में कैसे अपने खर्च का ब्यौरा न जाए इसके लिए अपनी सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करती है। ये जो बीजेपी आरोप लगा रही थी वो उच्च न्यायालय की टिप्पणी से ये पुख्ता हुआ है, तो उसका असर आप हम मान लें कि जनता पर उसका मनोवैज्ञानिक असर होगा ही नहीं। ये बिल्कुल हम मान के चलते हैं कि ना ये तो कुछ भी बोलेंगे इनको वोट मिलेगा ही मिलेगा। सर तो आप आतिशी जी का वो देखिए ना, जो उन्होंने नया जी कदम उठाया, क्राउड फंडिंग से पैसा नहीं है, पैसा दीजिए, और 20 लाख रुपया इकट्ठा हो गया एक दिन के अंदर उनके लिए। आप पुराने पत्रकार हैं, 2 बड़े घाघ पुराने पत्रकार खड़े हैं। हाँ, आप समझिए कि अगर 40 लाख का तो क्या है कैप लगा हुआ है, उससे ज्यादा आप मांग ही नहीं सकते हैं क्राउड फंडिंग का। अगर वो 40 करोड़ इस समय दिल्ली सरकार मांगेगी तो दिल्ली में जो व्यवसाय है, काम है, वो भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। सर और माहौल बनाने की बात है, पूरी तैयारी से नहीं, माहौल बनाने की मैं कह रहा हूं, आपने कहा अभी ये हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से माहौल बनेगा केजरीवाल के खिलाफ कि केजरीवाल जो है तो कट्टर ईमानदार कहते हैं। देखिए ये कह रहे हैं आपने बेईमानी का सबूत कैग की रिपोर्ट में आया, रखो, विधानसभा में नहीं रखेंगे वो। तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई एक टेंडर मैंने अगर बेईमानी की होती, या आतिशी जी ने ये कहा मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद इतने प्रोजेक्ट पास किए, एक में भी अगर बेईमानी कर ली होती तो मेरे पास करोड़ों रुपए होते चुनाव लड़ने के लिए। नहीं है मेरे पास। कांग्रेस आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाए, इसका बहुत जनता पे असर नहीं पड़ता कि राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी बहुत मायने रखती है। हाईकोर्ट कोई राजनीतिक दल नहीं है। अगर हाईकोर्ट अपनी टिप्पणी में कह रहा है कि आपने केक की रिपोर्ट पेश करने में देरी की और जानबूझकर पेश नहीं किया, ये बताता है कि आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है, तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली की जनता भी इसे गंभीरता से लेगी। और केजरीवाल जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली बाद पत्रकार वार्ता लेते हैं, जो अमित शाह की रैली के बाद पत्रकार वार्ता लेते हैं, मुझे लग रहा है जब कोर्ट की टिप्पणी आई है तो इस पर अपनी सफाई देने के लिए केजरीवाल को आना चाहिए कि हाईकोर्ट की जो टिप्पणी की इसके मामले में वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आपके पास समय था, आपने क्यों पेश नहीं की। एलजी ने तो चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री आतिशी को कि आप विशेष सत्र 2 दिन का बुलाइए, केक की रिपोर्ट पटल पे रखिए। आपने सत्र नहीं बुलाया, बाद में आपने कह दिया 8 दिन के बाद कि पीएससी ने भी रिपोर्ट देखी नहीं है, अब संभव नहीं है, अगले सरकार जो आएगी वो उसे सामने रखेगी। तो ये सीधा सीधा बताता है कि आप किस तरीके से बच रहे हो। ऐसा नहीं कि पहली बार किया है। आप देखिए स्वाति मालीवाल के मामले में क्या हुआ था, जब मुख्यमंत्री घर में उसके साथ पिटाई हुई तो जब पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड कीजिए तो मुख्यमंत्री आवाज से कह दिया गया कि आरोप का जवाब आरोप से। सीएजी की रिपोर्ट की बात उठी तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उन्होंने या उनकी पार्टी में से किसी ने कहा कि द्वारका का फ्लाईओवर पर सीएजी रिपोर्ट ने क्या कहा है, आयुष्मान योजना पर क्या कहा है सीएजी की रिपोर्ट ने, पहले उस पर बहस करो तब हम इस पर बात करेंगे। ऐसा है, यही होता है ना, मुख्यमंत्री आवास की बात होती तो आप कहते हैं कि पीएम आवास की बात करो। तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर दूसरों की तरफ उंगली उठा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल तो सब पे उंगली उठाते हुए तो राजनीति में। अच्छा एक चीज भूल गए, हम लोग बात नहीं कर पाए सर उस बारे में। आपने कल केजरीवाल की कल परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी? वो मुझे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी है बीजेपी। अमित शाह जी ने बोला, जा रही है देखिए सारी खबरें अरविंद केजरीवाल के पास रहती है और ये मनगढ़ंत खबर है। और देखिए तो गुजरात में भी बोल चुके थे कि रॉन अधिकारी ने मुझे बताया कि गुजरात में हम सरकार बनाने के अंदर जा रहे हैं। केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी बच रही है किसी चेहरे को देने से, और केजरीवाल पकड़ कर एक उम्मीदवार लेकर आ रहे हैं कि मेरे सामने विधूड़ी होगा। एक कमेंट मारो सर, बोलिए। आप बोल रहे नहीं, एक एक करके ही बोल पाएंगे सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ विधूड़ी जी को तो इसलिए उन्होंने कर दिया कि विधूड़ी जी का अभी जो गर्मा गर्मी हुई है, जो उनके बयान हुए, तो उनको लगा कि ये ठीक है कि उसको किस तरह से टारगेट किया जाए कि आतिशी के खिलाफ कैसा सीएम कैंडिडेट हो सकता है।
अभी सर ने कहा कि भाई ये दो घाघ पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि वो अनुभव के हिसाब से कह रहे होंगे, तो ज्यादा अनुभवी है। अवधेश जी ज्यादा अनुभवी हैं, वो बता सकते हैं इस पर, आप बताइए। देखिए, घाघ भड्डरी, हमारे यहाँ घाघ का अर्थ गल, हमारे यहाँ घाघ भड्डरी जो थे वो सारी कहावतें उन्होंने बनाई है, कब बारिश होगा, कैसे जगना चाहिए, वो सब कब फसल बोना चाहिए, घाघ भड्डरी की कहावतें कही है, तो इसलिए घाघ कहा है। अब उसको आज के कुछ लोग घाघ बता देते हैं, घाघ जानते, घाघ मतलब मंझे हुए ना घाघ भड्डरी ऐसे, मैं आपको बचा रहा हूं, आप उसमें और ऐसे ज्योतिषी थे ना जिन्होंने बताया कि चिड़िया अगर ये बोल रही है तो उसका मौसम पर क्या प्रभाव होगा, वही होता था। मैं आपको बताता हूं ये कि दिल्ली में सट्टा बाजार क्या कह रहा है। दिल्ली में हम आपको हर चुनाव में, ये भी एक मतलब इससे एक ट्रेंड पता चलता है, ना भी पता चले तो बात करने के लिए एक चीज होती है। दिल्ली में सर जो सट्टा, हमारे सीयू ने बताया है, सट्टा बाजार के ट्रेंड नाम है क्या सर? ओपिनियन पोल का नया नाम रखा है आपने? ज्यादा अंतर नहीं रह गया। अच्छा, आम आदमी पार्टी 37 से 39 और बीजेपी 31 से 33। देखिए, पहले तो उस पर हम बात, दिल्ली हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने अतुल भाटिया उन्होंने निकाला है। इस चुनाव में 13, 15, 20 के बाद केजरीवाल जी का ये चुनाव बता रहा है कि अभी तक वो मान के चल रहे हैं कि मेरी जो प्रकृति रही है, जो स्वभाव रहा है कि हमेशा कुछ भी बोलो, पीछे हटो, कुछ भी आरोप लगाओ, उसको ऐसे बोलो कि लोगों को विश्वास हो जाए, उससे बाहर निकल के कोई अपनी एक नई छवि, नई प्रवृत्ति स्थापित करने की वो कोशिश नहीं करें। मतलब नए आइडिया की कमी केजरीवाल जी के अंदर हो गई है। उसी एक स्थापित, उसी एक अभी तक चिन्हित और उसी एक अभी तक वो जीतते रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हर बार जो है वो जो अज्ञा की पंक्ति है, कहीं ऐसा ना हो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये उपमान अब मैले हो गए हैं, देवता इन उपमानों से कर गए हैं कुछ। कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, तो इस वासन को अधिक घिसने से मुलम्मा ना छूट जाए, क्योंकि हाई कोर्ट की टिप्पणी आ रही है, एलजी बातें कर रहे हैं, अखबारों की खबरें बता रही हैं, और फिर उनके सामने ये लेकिन नंबर कुछ आपके लिए है आज की परिस्थिति को बतलाता क्या? आप 37 से 39, बीजेपी 31 से 33, सट्टा बाजार के अनुमान। सर 2020 में भी सट्टा बाजार का अनुमान आया था, वो भी मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। मतलब 5 साल में आदमी भूल जाते हैं पिछले सट्टा बाजार का। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को 18 से 19 सीटें बताई थी। अच्छा। पिछले सट्टा बाजार के अंदर कांग्रेस को 4 से 5 सीटें बताई थी कि कांग्रेस इस बार खाता खोलेगी। तो मुझे लग रहा है कि सट्टा बाजार ने जो आकलन दिया है वो लगभग सही है इस बार का, अगर मैं मानूं तो। मुझे भी जो मतलब जमीनी स्तर पर जो लग रहा है, जो आम आदमी पार्टी की स्थिति लग रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन संघ का काम, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटे हैं, मुझे लग रहा है इस बार कड़ी चुनौती है। और ये तय है कि अरविंद केजरीवाल इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ कड़ी चुनौती के अंदर फंस गए, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें ले जाए। अभी तो बराबरी का इलेक्शन लग रहा है अभी आपको? अभी तो बराबरी का, और आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी इस पर ज्यादा स्पीड पकड़ेगी। अभी तो समय, अभी प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होंगी, अमित शाह संगठन की बैठकें लेंगे, तमाम तरह की चीजें निकल के आएंगी। मुझे लग रहा है कि जब 5 तारीख को मतदान का दिन आएगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी लीड ले लेगी, और आखिरी में जब 8 तारीख को चुनाव परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। लेकिन दिल्ली के मतलब अजब गजब चीजें होती हैं चुनावों में। अब एक देखिए, एक नया मुद्दा निकाल करके लाया अरविंद केजरीवाल जी। पटपरगंज की सीट से, मैं वहां का वोटर हूं बाय द वे, वहां से अवध ओझा हमारे उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के शिक्षक। अब उन्होंने कहा कि अवध ओझा पहले मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे, वो यहां से चले गए, पिछले बहुत कम मार्जिन से जीते थे, अब वो जंगपुरा चले गए। इंटरेस्टिंगली उन्होंने अभी हमारे कॉन्क्लेव में ये बोला इस सवाल के जवाब में कि आपने सीट क्यों बदली, कि उन्होंने कहा अवध ओझा आए इसी शर्त पे थे पार्टी में कि मुझे मनीष की सीट चाहिए, तो मैंने कहा ले लो, मेरी सीट पे लड़ लो भाई। खैर, अब ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि इनका अभी तक वोट ग्रेटर नोएडा में था, इन्होंने अपना वोट बदलने के लिए 26 दिसंबर को आवेदन दिया, और उसके लिए आखिरी जो डेट थी कट ऑफ वो थी 7 जनवरी वोट बदलवाने की, और अब उसको, और फिर उन्होंने 7 जनवरी को दोबारा फ्रेश अप्लाई भी किया, और उसके बाद उसको 7 जनवरी जो कट ऑफ डेट है उसको 6 जनवरी कर दिया गया। और इससे ये ऐसा लग रहा है कि अवध ओझा चुनाव ही ना लड़ पाए, क्योंकि अगर वो उनका वोट नहीं बनेगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका वोट नहीं बनेगा तो वो, ऐसा अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि मैं चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रहा हूं, देखते हैं मुझे समय मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई करा दिया जाए। तमाम तरह की कोशिशें चुनावों में होती है, और
एक तो ये है ना कि हम बहुत ही उनको वर्बेटम तरीके से लेते हैं, फेस वैल्यू पर लेते हैं। किसी भी, वो अरविंद जी हों, परवेज जी हों, कोई भी हो, बहुत सारा पूरा इलेक्शन जो है ना पर्सपेक्टिव पर ही चलता रहता है। माहौल कैसे, अभी जितनी चर्चा हो रही है हम सब लोग माहौल पर चर्चा कर रहे हैं, सब लोग अपनी तमाम कोशिशें करते रहते हैं। जैसे CAG वाला भी है, उसका कितना माहौल बनेगा नहीं बनेगा। क्राउड फंडिंग भी कोई मसला पैसा जुटाने का नहीं है ना, लोग जुटाने का है, माहौल बनाने का है कि भाई लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। अब ओझा साहब का किस तरह से होता है क्या नहीं होता। और ये आपने अच्छी बात बताई कि मनीष जी ने आपको बताया था कि वो इस शर्त पर वो आए थे, तो ये हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए अवध ओझा जी की, तो उस सीट पर वो लड़ने के लिए आए। लेकिन मैं इस पे आपका जो ये है सट्टा बाजार, उस पर मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल चुनाव है ये, लेकिन यदि जितना करीब आपने बताया है तो फिर वो वन साइडेड होगा, फिर भारतीय जनता पार्टी निकाल उसको। इतना करीब के तरीके से मैं नहीं देखता। बड़ी एक बार फिर मुझे नंबर बताना चाहिए फिर तो। आपका सट्टा बाजार अभी जो है वो ये कह रहा है कि 31, 33, 37 से 39 आम आदमी पार्टी, बीजेपी 31 से 33। इन्होंने कहा अगर ये बात आज की तारीख में है तो बीजेपी वन साइडेड जीतेगी, वो इससे आगे जाएगी। अभी बीजेपी के सारे कैंडिडेट्स घोषित नहीं हुए अभी तक के माहौल में। अगर वाकई 50-50 का चुनाव है तो इसका मतलब बीजेपी आगे बढ़ गई है। फिर वही परिणाम ना आ जाए जो पिछले 2020 में आम आदमी पार्टी के पक्ष में। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है कि लोकसभा चुनाव परिणाम की निराशा के बीच 15 दिनों के अंदर बीजेपी ने अभियान शुरू कर दिया। 21 जून से अगर झुग्गी झोपड़ी अभियान चल रहा है उसका, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद, तो इसका मतलब बाहर हम लोग भले चर्चा कर रहे थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली तैयारी कर रही थी। सर ये जो फॉर्म वाला मामला है ना, इसमें 10 दिन पहले भी नहीं, इसमें क्या है 6, 7, 8 नंबर फॉर्म जो है वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले भी कोई भर सकता है, और चुनाव आयोग CEC चाहे तो उसको वोटिंग राइट दे करके उसको वोटर बना सकता है। तो अभी तक उसने फैसला न देने का मतलब ये नहीं कि फैसला नहीं हुआ है, उसके नियम होते हैं और उस नियम के अनुरूप फॉर्म 7, 8 भी आप भरते हैं। केजरीवाल जी ने तो उसमें कॉन्स्पिरेसी जोड़ी, तो हर चीज है मेरे आदमी को बने बनाए लीक जो उन्होंने बनाया हुआ है उसी पर पूरी तरह चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अब लेकर चलते हैं कश्मीर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बोल रहे हैं। सोनमर्ग टनल का जो उद्घाटन हुआ है और आज उनसे पहले बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने उनकी खूब तारीफ भी की है, सुने। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं साथियों। और जब मैं सोनमर्ग टनल की बात कर रहा था, इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। जब रास्ते बंद होते हैं तो यहां से बड़े अस्पताल आना जाना मुश्किल हो जाता था, इससे यहां जरूरी सामान मिलने में भी मुश्किलें होती थी। अब सोनमर्ग टनल बनने से ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही 2015 में सोनमर्ग टनल के वास्तविक निर्माण का काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उस कालखंड का वर्णन भी किया। मुझे खुशी है कि इस टनल का काम हमारी ही सरकार में पूरा भी हुआ है और मेरा तो हमेशा मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, कब होगा कौन जाने, वो जमाना चला गया। साथियों, इस टनल से, इससे सर्दियों के इस मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इससे
सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में रोड और रेल कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पूरे होने वाले हैं। यही पास में ही एक और बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अब तो कश्मीर वादी रेल से भी जुड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं कि इसको लेकर भी यहां जबरदस्त खुशी का माहौल है। ये जो नई सड़कें बन रही हैं, ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। मैं आप सभी को इस टनल के लिए और डेवलपमेंट के इस नए दौर के लिए भी तहे दिल से बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत तरक्की की नई बुलंदी की तरफ बढ़ चला है। हर देशवासी 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने में जुटा है। ये तभी हो सकता है जब हमारे देश का कोई भी हिस्सा, कोई भी परिवार तरक्की से, डेवलपमेंट से पीछे न छूटे। इसके लिए ही हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ पूरे समर्पण से दिन रात काम कर रही है। बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर मिले। आने वाले समय में 3 करोड़ और नए घर गरीबों को मिलने वाले हैं। आज भारत में करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। इसका जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बड़ा फायदा हुआ है। नौजवानों की पढ़ाई के लिए देश भर में नए आईआईटी, नए आईआईएम, नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज लगातार बनते चले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी बीते 10 साल में एक से बढ़कर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बने हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के मेरे बेटे बेटियों, हमारे नौजवानों को हुआ है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आज आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार रोड, कितनी टनल्स, कितने ब्रिज बन रहे हैं। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल्स यहां बन रही हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइंस यहां बन रही है। हमारे चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देखकर पूरी दुनिया हैरत में है।
अभी पिछले ही हफ्ते इस ब्रिज पर पैसेंजर ट्रेन का ट्रायल पूरा हुआ है। कश्मीर की रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला केबल ब्रिज, जोजिला, चिनैनी नासरी और सोनमर्ग टनल के प्रोजेक्ट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला का रेल लिंक प्रोजेक्ट, शंकराचार्य मंदिर, शिवखोड़ी और बालटाल अमरनाथ रोपवे की स्कीम, कटरा से दिल्ली का एक्सप्रेसवे, आज जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी से जुड़े ही 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, 2 रिंग रोड पर काम तेजी से जारी है। सोनमर्ग जैसी 14 से ज्यादा टनल्स पर यहां काम चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को देश के सबसे कनेक्टेड सूबे में से एक बनाने वाले हैं। साथियों, विकसित भारत के सफर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे टूरिज्म सेक्टर का है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक भी टूरिस्ट पहुंच पाएंगे जो अभी तक अनछुए हैं। बीते 10 सालों में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का जो माहौल बना है, उसका फायदा हम पहले ही टूरिज्म सेक्टर में देख रहे हैं। साल 2024 में 2 करोड़ से अधिक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं। यहां सोनमर्ग में भी 10 साल में 6 गुना ज्यादा टूरिस्ट बढ़े हैं। इसका लाभ आप लोगों को हुआ है, आवाम को हुआ है। होटल वालों, होम स्टे वालों, ढाबा वालों, कपड़े की दुकान वालों, टैक्सी वालों, सभी को हुआ है। साथियों, 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। और कश्मीर के मेरे जो आर्टिस्ट साथी हैं, उन्होंने तो पोलो व्यू मार्केट को नया हैबिटेट सेंटर बना दिया है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं कि कैसे यहां के म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, सिंगर वहां ढेर सारी परफॉर्मेंस करते रहते हैं। आज श्रीनगर में लोग अपने बाल बच्चों के साथ सिनेमा हॉल में जाकर फिल्में देखते हैं, आराम से खरीदारी करते हैं। हालात बदलने वाले इतने सारे काम कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में हालात बदलने का बहुत बड़ा श्रेय यहां की आवाम को जाता है, आप सभी को जाता है। आपने जमहूरियत को मजबूत किया है, आपने भविष्य को मजबूत किया है। साथियों, ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए
एक शानदार फ्यूचर सामने मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप स्पोर्ट्स में ही देखिए कितने मौके बन रहे हैं। कुछ महीने पहले ही श्रीनगर में पहली बार एक इंटरनेशनल मैराथन हुई है। जिसने भी वो तस्वीरें देखी वो आनंद से भर गया था। और मुझे याद है उस मैराथन में मुख्यमंत्री जी ने भी हिस्सा लिया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था और मैंने भी विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बधाई दी थी जब मुझे वो तुरंत दिल्ली में मिले थे। मुलाकात के दौरान मैं उनका उत्साह देख रहा था, उमंग देख रहा था और मैराथन के बारे में वो बड़ी बारीकी से मुझे बताया था। साथियों, वाकई ये नए जम्मू कश्मीर का एक नया दौर है। हाल में ही 40 साल बाद कश्मीर में इंटरनेशनल क्रिकेट लीग हुई है। उससे पहले हमने डल लेक के इर्द गिर्द कार रेसिंग के वो खूबसूरत नजारे भी देखे। हमारा ये गुलमर्ग तो एक तरह से भारत के लिए विंटर गेम्स की कैपिटल बनता जा रहा है। गुलमर्ग में 4 खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो चुके हैं। अगले महीने 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी शुरू होने वाले हैं। बीते 2 साल में ही देश भर से अलग अलग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए 2,500 खिलाड़ी जम्मू कश्मीर आए हैं। जम्मू कश्मीर में 90 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर बनाए गए हैं। हमारे यहां के 4,500 नौजवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथियों, आज हर तरफ जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नए नए मौके बन रहे हैं। जम्मू और अवंतीपोरा में एम्स का काम तेजी से हो रहा है, यानी अब इलाज के लिए देश के दूसरे हिस्से में जाने की मजबूरी कम होगी। जम्मू में आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शानदार कैंपस में पढ़ाई हो रही है। जम्मू कश्मीर जो कारीगरी और शिल्पकारी है उसे हमारे विश्वकर्मा साथी आगे बढ़ा रहे हैं। उनको पीएम विश्वकर्मा और जम्मू कश्मीर सरकार की दूसरी स्कीम से मदद मिल रही है। हमारी निरंतर कोशिश है कि यहां नई इंडस्ट्री भी आए। यहां अलग अलग इंडस्ट्री के लोग करीब 13,000 करोड़ रुपए लगाने जा रहे हैं। इससे हजारों नौजवानों को यहां नौकरी मिलेगी। जम्मू कश्मीर बैंक भी अब काफी बेहतर तरीके से काम करने लगा है। बीते 4 साल में जम्मू कश्मीर बैंक का बिजनेस 1,60,000 करोड़ से बढ़कर 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी इस बैंक का बिजनेस बढ़ रहा है, लोन देने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। इसका फायदा यहां के नौजवानों, किसानों, बागवानों, दुकानदारों, कारोबारियों सबको हो रहा है। साथियों, जम्मू कश्मीर का अतीत अब विकास के वर्तमान में बदल चुका है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब इसके शिखर पर तरक्की के मोती जड़े हो। कश्मीर तो देश का मुकुट है, भारत का ताज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ताज और सुंदर हो, ये ताज और समृद्ध हो।
और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि इस काम में मुझे यहां के नौजवानों का, बुजुर्गों का, बेटे बेटियों का लगातार साथ मिल रहा है। आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए, भारत की प्रगति के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं आपको फिर भरोसा देता हूं, मोदी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आपके सपनों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाएगा। साथियों, एक बार फिर आज की विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर के मेरे हर परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारे साथी नितिन जी ने, मनोज सिन्हा जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जिस तेजी से तरक्की हो रही है, जिस तेजी से विकास हो रहा है, जो नए नए प्रोजेक्ट्स होने जा रहे हैं, उसका विस्तार से वर्णन किया है और इसलिए मैं उसे दोहराता नहीं हूं। मैं आपको इतना ही कहता हूं कि अब ये दूरी मिट चुकी है। अब हमें मिलकर के सपने भी संजोने हैं, संकल्प भी लेना है और सिद्धि भी प्राप्त करनी है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जब आपको बता दें, सोनमर्ग टनल के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे हैं और सोनमर्ग की जो टनल बनाई गई है 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 10 मीटर चौड़ी टनल है और इस पर 2,378 करोड़ रुपया, मतलब लगभग 2,500 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। समुद्र से 8,650 फीट की ऊंचाई पर है और जिस एक आंकड़े पर मेरी नजर गई, अब आप सोचिए, आप तस्वीरें देख रहे थे अभी, किन टेरेन के अंदर, पहाड़ों में बर्फ से ढके हुआ ये सारा का सारा, जहां जहां तक दूर आपकी निगाह जाती है, सारा का सारा पहाड़ वहां ढका हुआ है। स्पीड लिमिट जानते हैं कितनी सर? 80 किलोमीटर। मतलब आप कश्मीर की सुरंग में 80 किलोमीटर तक, 80 से ज्यादा चला सकते हैं। लिमिट लगानी पड़ी सरकार को कि आप वहाँ उसकी रोड स्पीड जो है ना 30 किलोमीटर से, जो पहले सड़क है बिना टनल के जो सड़क है उस पर 30 किलोमीटर की स्पीड से आप चला। टनल शुरू होते हैं 80 किलोमीटर पर आप गाड़ी। ये सर आपकी इंजीनियरिंग की कमाल है। की यात्रा थी वो 15 मिनट में हो रही है। कितनी देर की यात्रा? 1 घंटे की यात्रा। गगनमेघ से सोनमर्ग की यात्रा में 1 घंटा लगता था, वो सिर्फ 15 मिनट में हो रही है टनल के कारण। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सारी दूरियां खत्म हो रही हैं। उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट, जो इससे पहले वो बात कर रहे थे, उनका बयान आएगा तो मैं वो सुनाता हूं भी होगी। उन्होंने भी अच्छी बातें कही। उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि सरहद पर जो शांति है उसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी वजह से सरहद पर शांति है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने वादे पर कायम रहे। किस संदर्भ में वो बात कर रहे थे, पूरी बात आपको हम सुनवाएंगे और सुनवाता हूं आपको। उमर अब्दुल्ला की बात पहले आपको सुना देता हूं। आगे भी पता नहीं कि क्या क्या कुर्बानियां मांगी जाएंगी, लेकिन वजीर आजम साहब, आपका आज यहां मौजूद होना इस टनल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम पे, ये इस बात की गवाही है कि वो लोग जो ये हमले करते हैं, वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन, जमहूरियत को कायम होते हुए नहीं देखना चाहते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उनको हमेशा यहां हार का सामना करना पड़ेगा। उनको हमेशा हम यहां से हरा के वापस भेजेंगे और इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को हम कभी यहां नुकसान होते हुए जो है वो नहीं देखेंगे।
आपको मैं याद दिला दूं, इसी टनल के निर्माण के दौरान कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले एक आतंकी हमला हुआ था और उसमें 6-7 लोगों की मौत हो गई थी। प्रवासी मजदूर जो यहाँ काम करने के लिए आए हुए थे, उसमें ज़्यादातर वो लोग थे, एक स्थानीय डॉक्टर थे, उनकी भी हत्या हो गई। जेड मोड़ टनल कहते हैं इस जगह को। तो उसका वो जिक्र कर रहे थे उमर अब्दुल्ला कि हमले जो हुए हैं उन सब के बावजूद ये काम कामयाबी के साथ पूरा हुआ है। और उमर अब्दुल्ला ने और कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इसको हमें कम करना है। और उन्होंने 2 बातों के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। एक तो अभी 6 तारीख को ही, 6 जनवरी को जम्मू रेलवे डिवीजन बनाया गया है, तो उन्होंने उसके लिए तारीफ की है। दूसरा, अब ट्रेन जो है हम सब जानते हैं, ट्रेन चलेगी और वो सीधी जो है आपको कश्मीर तक लेकर के आएगी, कटरा से होते हुए लेकर के आएगी, उसका जिक्र भी उन्होंने किया था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपने ये वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएंगे और आपने चुनाव करवाया, आपने अपना वादा निभाया। बस अब आपका जो वादे का दूसरा हिस्सा है कि जम्मू को उसका पूरा स्टेटहुड लौटा दें, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी आप करेंगे। लेकिन आपको उमर अब्दुल्ला की भाषा में कहीं कोई तलखी नहीं दिखाई देगी, कोई कोल्डनेस नहीं दिखाई देगी। उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, 97% मुस्लिम आबादी है कश्मीर के अंदर। तो उमर अब्दुल्ला को क्या राजनीति करनी है आप समझ सकते हैं, और प्रधानमंत्री का उस राजनीति से कोई मेल नहीं है। लेकिन फिर भी उमर अब्दुल्ला लगातार चुनाव जीतने के बाद से एक नहीं कई बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि दिल्ली के साथ रिश्तों को तनावपूर्ण रख के हमें और कश्मीर को कुछ हासिल नहीं है। सर, ये बिल्कुल फैक्ट बात है सर, खासतौर से जो बॉर्डरिंग स्टेट होते हैं, और उसमें जम्मू कश्मीर तो बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार के बिना, क्योंकि हर तरह की ज़रूरत केंद्र सरकार ही वहाँ पे पूरा कर सकती है, फाइनेंशियल हो, सिक्योरिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी काम वहाँ पर करना। और वैसे भी जम्मू कश्मीर का जो हमारा पूरा इलाका है उसमें केंद्र सरकार के दखल के बिना, केंद्र सरकार की मदद के बिना वहाँ पर कोई काम नहीं चल सकता। और देश में पिछले 75 साल में सबसे ज़्यादा पैसा केंद्र की सहायता अगर मिली है तो जम्मू कश्मीर को मिली है, लेकिन उसका कितना यूज हुआ नहीं हुआ वो अलग इशू है। केंद्र में जो सरकार रहती है उसके साथ प्रधानमंत्री ऐसी 14 टनल्स पर काम चल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और उमर अब्दुल्ला साहब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले सरकार में रहे, मंत्री भी रहे वाजपेयी सरकार में। यदि आज जो बात कही है उसको पॉलिटिकल रेफरेंस में या इन्फ्रेंस में नहीं समझ रहा, लेकिन अगर उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश रखना हो, 2 रोज 4 गाली मोदी को, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं ना। नहीं, वो नॉर्मली ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री और यदि राज्य के मुख्यमंत्री कोई एक कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो मैंने कहीं नहीं देखा ये दिल्ली के अलावा, दिल्ली में जितनी बिटरनेस एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है, ऐसी कहीं पर भी मोटे तौर पर नहीं होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मैं आज नहीं निकाल रहा। जो कहा गया कि दिल्ली से दिल की दूरी भी जो है ना कम हो जाए, अब वो दिल की दूरी कब कम होगी? एक तो आप ख्वाहिश कह रहे हैं, एक तो बड़ी उमर अब्दुल्ला की ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश है नहीं। एक तो मैं जब हम लोग चुनाव हो रहे थे तब भी इस पर चर्चा की थी कि उनके लिए एक नेचुरल पार्टनर के तौर पर मैं बीजेपी को मानता हूँ। दूसरा, मुझे थोड़ा सा लग रहा है पॉलिटिकली घबराहट के तौर पर कि कांग्रेस तो अभी सरकार में शामिल हुई नहीं है। नहीं, और उमर अब्दुल्ला पहले आदमी थे जिन्होंने ये कहा कि अगर ये अलायंस खत्म हो गया तो प्लीज डिक्लेयर कर दो इंडिया का, अभी कल ताकि हम अपने काम पर लगे। और वो कांग्रेस के लिए कह रहे होंगे मुझे पता तो चले कि मेरे साथ है या नहीं है। हाँ, वही बात है ना। तो इसलिए का बदला रुख का सबसे बड़ा कारण ये भी कि अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अभी तक जब भी सरकार बनती थी तो आपसे केंद्र से पैसा आता था, उसका कोई आप ऑडिट नहीं कर सकते थे, मनमानी करते थे। और 2 परिवारों, जो प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर को 3 परिवारों ने लूटा है, एक तो गांधी परिवार, महबूबा और उमर अब्दुल्ला के परिवार ने। आर्टिकल 370 के बाद और जिस तरीके से एलजी को पावर है आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के अंदर, अब उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि अगर उन्हें कोई विकास का काम करना है, प्रदेश के लिए कोई काम करना है, तो बिना केंद्र की मदद से वो कर नहीं सकते। उन्हें पैसा चाहिए तो केंद्र ही पैसा देगा। तो मुझे लग रहा है वो जानते हैं कि अब राजनीति तो हो गई है, आर्टिकल 370 वो वापस ला नहीं सकते हैं। अब बस वो ये चाहते हैं, उन्होंने इसके आज बात का जिक्र भी किया प्रधानमंत्री मोदी से कि भाई राज्य का दर्जा वापिस आप कर दीजिए। तो उनकी अंतिम इच्छा ये है कि बस राज्य का दर्जा वापिस हो जाए, तो कम से कम अभी एलजी का जो दखल है वो कम हो जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, आज उन्होंने एक बात कही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसके लिए चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी बधाई के पात्र है। यह सीधा सीधा बता रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव आयोग पर हमलावर है,
और सीधे सीधे चुनाव आयोग को क्लीन चिट देना, चुनाव आयोग की तारीफ करना कि जम्मू कश्मीर में कोई हिंसा नहीं हुई और बहुत फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग बधाई के पात्र है। तो ये बता रहा है कि उमर अब्दुल्ला ने अपना रास्ता बता दिया है कि कांग्रेस भले ईवीएम की बात करे, वह ईवीएम पर कांग्रेस चुनाव आयोग की बात की, दिल्ली का सारा चुनाव का कैंपेन जो अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के दम पर ही सच लग रहा है कि लड़ना चाहते हैं। आपने कहा कि एथनिक बिटरनेस केवल दिल्ली में और कहीं नहीं है। मैंने कहीं आमतौर पर नहीं देखी। वैसे इसमें एक चीज जोड़ दूं फैक्ट के तौर पे कि ये जो टनल का शुरुआत हुई थी वो राहुल गांधी ने अक्टूबर 2012 में उसका वो किया था शिलान्यास। 12 साल लगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में ये कहा कि इस टनल का वास्तविक काम जब हम सत्ता में आए तभी हाँ, तो वो कह रहा हूं 12 साल उस समय लग गए। 2012 में वो हुआ था उसका। ठीक बात है। तो इस हम दिल्ली के साथ जो इसमें सिमिलैरिटी है जम्मू कश्मीर की, उस पर हम बात करेंगे। वहां भी एलजी रूल है, यहाँ भी एलजी, जम्मू कश्मीर में भी एलजी हैं। फिर अरविंद केजरीवाल के रिश्ते ऐसे क्यों नहीं है जैसे उमर अब्दुल्ला के हैं? और उमर अब्दुल्ला ने अपनी पॉलिटिक्स खत्म नहीं कर दी है, उसका सबूत मैं आपको भी दिखाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां जाकर के कहा, जो वादा किया था वो पूरा किया। पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। श्रीनगर में लोग अपने बाल बच्चों के साथ सिनेमा हॉल में जाकर फिल्में देखते हैं, आराम से खरीदारी करते हैं। श्रीनगर में पहली बार एक इंटरनेशनल मैराथन हुई है। जिसने भी वो तस्वीरें देखी वो आनंद से भर गया था। और मुझे याद है उस मैराथन में मुख्यमंत्री जी ने भी हिस्सा लिया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था और मैंने भी विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बधाई दी थी जब मुझे वो तुरंत दिल्ली में मिले थे। मुलाकात के दौरान मैं उनका उत्साह देख रहा था, उमंग देख रहा था और मैराथन के बारे में वो बड़ी बारीकी से मुझे बताया था। साथियों, वाकई ये नए जम्मू कश्मीर का एक नया दौर है और आप पक्का मानिए ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही 2015 में सोनमर्ग टनल के वास्तविक निर्माण का काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उस कालखंड का वर्णन भी किया। और मेरा तो हमेशा एक मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब इसके शिखर पर तरक्की के मोती जड़े हो। कश्मीर तो देश का मुकुट है, भारत का ताज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ताज और सुंदर हो, ये ताज और समृद्ध हो। मैं आपको फिर भरोसा देता हूं, मोदी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आपके सपनों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाएगा। अब जो कुछ एक बातें प्रधानमंत्री मोदी ने बताई जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन हो रहा है वो तो सच है, क्योंकि वो तस्वीरों में दिखता है। आप जो वहाँ का जो वो मेन चौक है
वहां पर लाल चौक पर आज आपको सैलानियों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा वहां लोग तस्वीर खिंचाते हैं, रात के वक्त भी आइसक्रीम खाते हैं, कॉफी सब पी रहे कुछ वहां हैं, होता है, कॉफी पी रहे होते हैं। सिनेमा हॉल वहां पर खुले हैं तो खुले हैं। जम्मू को रेल डिवीजन मिला है तो मिला है, कश्मीर तक अब सीधी ट्रेन जाती है। तो ये सब तो फैक्ट की बातें है ना, ये तो सब कुछ जम्मू कश्मीर को मिल ही रहा है। और इस भी बता रहे थे कि ऐसी सोनमर्ग का जो सुरंग बनी है, 14 सुरंगों पर अभी एक ही वक्त में काम चल रहा है। तो कनेक्टिविटी पर कितना जोर है इसकी एक बात। और लेकिन हम बात यहां कर रहे थे उमर अब्दुल्ला, यानी वहां पर की सरकार के और दिल्ली की सरकार के रिश्तों के बीच में। उमर अब्दुल्ला उसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है जिसका राहुल गांधी है या अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला पे वो कटुता नहीं दिखाई देती। उमर अब्दुल्ला की बात करने में, उनकी शैली में किसी भी लिहाज से एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाए रखने की चाहत दिखाई देती है। तो ये बाकी क्यों नहीं कर सकते? खास तौर पर इसकी दिल्ली चुनाव से तुलना हम लोग जरूर करें अरविंद केजरीवाल से। वही सेटअप है गवर्नमेंट का, बल्कि ये तो फुल फ्लेज्ड राज्य था, यहां की ताकत तो कम की है मोदी ने। उनका तो ज्यादा बिटरनेस होनी चाहिए, ज्यादा बिटरनेस होनी चाहिए, उनका ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल हैं, वो आपको हर मुकाम पर दिल्ली की सरकार से एक मोर्चा लेते हुए दिखाई देते हैं। सर देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो राजनीतिक पहलू है, लेकिन एक विशेष पहलू पर, क्योंकि चीन में मुझे याद है 2006 में जब वहाँ की तिब्बत की पहाड़ी पर रेल लाइन बन रहा था और सुरंग, तब पूरी दुनिया के पत्रकारों को बुलाया जाता था कि कैसे वो छिद्र करके कैसे उसमें कूलेंट डालते। हम लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे थे, चीन ने क्या कर दिया। अब अगर दुनिया का सबसे ऊंचे पर सुरंग और रेल भारत ने उसके बाद बना दिया है, तो ये असाधारण उपलब्धि है, कल्पना कोई करे। और निश्चित रूप से इससे, क्योंकि ये जो रास्ते जो बन रहे हैं धीरे धीरे, वो अंततः पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक रूप से भी ये उनके लिए चुनौती का विषय है ये। और भारत अगर वहां तक पहुंचा है तो फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में भारत किस स्थिति में होगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर अगर कह रहे हैं कि भारत की महाशक्ति विकसित बनने का रास्ता जम्मू कश्मीर से निकलेगा, तो उसके एक दूसरे स्ट्रेटेजिक मायने भी होते हैं। ठीक है, वो समझने की आवश्यकता है। और वहां मुख्यमंत्री को भी पता होगा, प्राइम मिनिस्टर को पता है। अब पॉलिटिक्स का देखिए, अगर इस समय उमर अब्दुल्ला के चुनाव के समय से ही रणनीति देखेंगे तो उनका बिटरनेस केंद्र सरकार से ज्यादा राहुल गांधी और कांग्रेस के को लेकर होने लगा था। चुनाव के बीच ही आलोचना कर दिया था कि उनके पास जम्मू कश्मीर आने का समय नहीं है। और सरकार गठन में भी उन्होंने कहा कि भाई आपको एक सीट लेना है, लीजिए, और फिर उसके बाद जो है परिणाम क्यों आया है कांग्रेस इसका अपना मूल्यांकन करे, उमर अब्दुल्ला ने कहा है। और आज तीसरा बयान आया है। लेकिन मैं विजय जी की बात में एक चीज जोड़ूंगा कि इतना ही बिटरनेस जो दिल्ली में दिखाई देता है, ममता बनर्जी ने भी अनेक प्रोजेक्ट पर दिखाया। प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं कहीं, अगर उसका उद्घाटन ऑनलाइन हो रहा है तो उसमें ममता बनर्जी उपस्थित होने के लिए तैयार नहीं है, एक बार बाइकआउट करके उठ के चली जाती है। तो यह बिटरनेस दो राज्यों में ज्यादा दिखा है, बंगाल और उसमें। अब इस समय जो उन्होंने ये भी बात कहा है कि सही समय पर सही काम होगा, यानी राज्य के बारे में जो हम बता रहे हैं वो भी एक संकेत उन्होंने दिया है। ये देश के सभी राज्यों को समझने की आवश्यकता है कि विकास के लिए, देश के हित की दृष्टि से कोई भी कितना भी मुख्यमंत्री और सरकार उस राजनीतिक रूप से मतभेद हो, आप मिलकर काम कर सकते हैं। यद्यपि विजय जी बार बार याद दिलाते हैं, सही भी है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला स्वयं एनडीए की सरकार में शामिल हो गए थे अटल जी में, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि शेख अब्दुल्ला से और इस परिवार से सबसे ज्यादा लड़ाई जनसंघ ने लड़ा, आरएसएस ने लड़ा, प्रजा परिषद ने लड़ा। तो वो एक व्यवस्था की हो सकती है, तो वो नहीं कि मैं सर यहां से थोड़ा सा ना, आपने क्योंकि ममता बनर्जी का वैचारिक में लाइन पूरी देखिए, वैचारिक असहमति घनघोर, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि घनघोर वैचारिक असहमति है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बीजेपी के बिटरनेस रहते हुए उस सरकार में भी साथ लेके काम किया गया है। ठीक है, और आगे भी देश के हित में यह काम आगे किया जाएगा। आपकी पॉलिटिक्स चलती रह सकती है, उमर अब्दुल्ला को राजनीति तो जम्मू कश्मीर में ही दिल्ली के लोगों को सोचना है और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी दिखा रहा हूं। उमर अब्दुल्ला तैयारियों का जायजा लेने के लिए गए कल परसों, इसी टनल का काम का प्राइम मिनिस्टर को आना था। उन्होंने ट्वीट किया, तस्वीरें शेयर की। उन तस्वीरों पर नरेंद्र मोदी ने रिप्लाई किया कि मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं वहां आने का, और आपने सही बताया इससे कितना टूरिज्म को और सब लोगों को तरक्की को फायदा मिलेगा। ये और उसको रीट्वीट करते हैं उमर अब्दुल्ला। तो उमर अब्दुल्ला का ये रीट्वीट हुआ जिसमें प्रधानमंत्री की बात को उन्होंने शेयर किया। उसका अगला ट्वीट आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? विशिंग सीनियर कांग्रेस लीडर एंड लोकसभा मेंबर प्रियंका गांधी ए वेरी हैप्पी बर्थडे। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर उन्होंने उनको बधाई दी। लेकिन उसमें जो आखिरी बात आगे जो वो लिख रहे हैं कि आपकी लीडरशिप में लोगों को यह भरोसा मिलता रहे कि बीजेपी सरकार के बिना एक भविष्य
होगा, ऐसा ही नहीं बल्कि होना ही है। बीजेपी सरकार के बिना भविष्य होगा ही हमारा, यह भरोसा लोगों को मिलता रहे, क्योंकि पॉलिटिक्स में कहीं कोई कमी नहीं आ गई। नहीं, अब इसको समझिए ना, फेडरल स्ट्रक्चर जो है हिंदुस्तान का, उसको समझने की जरूरत है ना। जब हमने संविधान बनाया तो उसमें ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पर, फेडरल स्ट्रक्चर पर बहुत बात की है, और उस समय के बाद से लगातार देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी सरकारें रही हैं। लेकिन जैसे जिक्र किया गया, ममता बनर्जी का भी एक हिस्सा है उसमें, लेकिन ज़्यादातर सरकारें उस तरह से नहीं रहती, क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से ही आप दोनों जगह चल सकते हैं। और जब आप ये नहीं चलाते ना, तो उसका फायदा पॉलिटिकल क्या होता है कि आप डबल इंजन पर आ जाते हैं। अगर सब सरकारें मिलकर काम करने लगे तो बीजेपी का डबल इंजन का नारा नहीं चलेगा ना। सही बात। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, डबल इंजन का डबल इंजन वही है जहां पर एक वो आप काम नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया क्या सर, जो टनल का उद्घाटन हुआ है? राहुल गांधी सरकार में तो है ना वो सर, क्योंकि आपने कहा तो दे रहे हैं। नहीं, 2012 में तो आप शायद कटाक्ष कर रहे हो, लेकिन सच बात है, अगर राहुल गांधी ने अगर इसकी आधारशिला रखी है तो उनको आधारशिला नहीं हो, वैसे भी सरकार में आप हो ना, आप भले ही सरकार में शामिल नहीं हो, आप मिलकर चुनाव लड़े। और कहा तो यही जा सकता है ना कि जम्मू कश्मीर में भी आपकी भी सरकार है, भले आप सरकार में शामिल नहीं हो, और इतना बड़ा एक अचीवमेंट अगर सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है जम्मू कश्मीर में, तो आप वहां की जनता को बधाई दे सकते हो ना कि आज केंद्र सरकार ने इतना बड़ा काम किया। नहीं, ये क्रेडिट मैं कह रहा हूँ, थैंक यू करते हुए भी क्रेडिट लेते हुए हमने शुरू किया था, और आपका धन्यवाद कि ठीक है, दोनों जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद बधाई दे सकते थे ना कि आपके लिए कितनी बड़ी टनल हुई है, आपकी अब आवागमन की सुविधा होगी, भारतीय सेना को आसान होगा, जो जम्मू कश्मीर लोग जाएंगे उनके लिए आसान होगा। उनकी केंद्र सरकार इसके लिए आखिरी ट्वीट है, आप सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयां। नहीं, रोगग्रस्तता के और उससे पहले का उनका 4 दिन का ट्वीट है जब वो केवेंटर्स में मिल्क शेक बना रहे थे दिल्ली में। सर, रोगग्रस्तता के स्तर पर अगर घृणा, नफरत हो एक व्यक्ति और विचार से, अच्छा, उसमें सकारात्मक व्यू आ नहीं सकता है। मैं यहां से आपको इंडिया अलायंस की पॉलिटिक्स पर लेकर के आ रहा था, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन ने ये तो उनके बीच में जितना बिखराव है उसको जग जाहिर कर दिया था। अब आज की परिस्थिति में ये साफ है, महाराष्ट्र में आप देखिए अलग चुनाव लड़ने की घोषणा उद्धव ठाकरे कर चुके हैं कि हम अपने स्थानीय निकाय चुनाव में अलग चुनाव लड़ेंगे। और क्यों इंडिया गठबंधन बिखरा, इसका जिम्मेदार वो कांग्रेस पार्टी को मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक भी बैठक नहीं बुलाई, 6 महीने हो गए लोकसभा चुनाव को खत्म हुए। इस पर 2 बयान है हमारे पास, बीजेपी का और संजय राउत का, सुनिए। इंडिया गठबंधन है वो और मजबूत होना चाहिए। देश के सामने जो संकट है, समस्या है, संविधान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा संकट है। उनके खिलाफ अगर हमको लड़ना है तो इंडिया ब्लॉक और मजबूती से काम करने की जरूरत है, यह हमारी भूमिका है। मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी का बहुमत खिसकाने का काम हमने किया, ये हमारा विजय रहा। उसके बाद इंडिया आघाड़ी की कोई बैठक नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी या बड़े भाई गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस की है। कांग्रेस की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। तो आने वाले दिनों में अगर इंडिया गठबंधन बचाना चाहते हैं और ताकतवर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे में डायलॉग होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। मैं भी दूरबीन लेके ढूंढ रहा हूं, अपने क्षेत्र पटना में हूं तो अलायंस कहां है या देखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, स्वार्थ के आधार पर बना हुआ अलायंस कभी चल नहीं सकता। अहंकार और ईगो के बिना पर चलना हुआ कभी चल नहीं सकता। कांग्रेस दावा छोड़ेगी नहीं, और बाकी लोग कह रहे हैं कि तुम अपने आज की हैसियत को देखो। क्या ममता जी हैं, क्या अखिलेश है, कांग्रेस देखने को तैयार नहीं है। तो बस वही पुरानी जमींदारी, हम जमींदार थे तो रहे जमींदार। अब ये देश मोदी जी के साथ है, भाजपा एनडीए के साथ है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं मैं दूरबीन से ढूंढ रहा हूं पटना में, कहां है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जैसा अब नहीं कुछ है। अब क्या कहेंगे आप, भाई बिहार में जो अलायंस है वो पहले से इंडिया गठबंधन बनने से पहले से अलायंस है, ऐसे तो उसको देखें तो, लेकिन सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जो बना था वो तो आज कहां है जमीन पर। सर, एक फेयरवेल पार्टी होना चाहिए कि आपस में गठबंधन तोड़ने इस बहाने मिलने, इस मामले में कि आखिरी बार मिल लेते, जब पटना में एक बार मिले थे
तो इस बार दिल्ली में मिल ले, साथ में भोजन करे और ऑफिशियली डिक्लेयर कर दे बाहर आके कि अब हमारा गठबंधन नहीं है, अब 2029 में हम फिर मुलाकात करेंगे। तो साफ साफ कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है गठबंधन बना के रखना, कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। बुलाते देखिए जिम्मेदारी तो हमेशा बड़े पक्ष की होती है। दो बड़े गठबंधन अगर आप देखोगे, पहले एनडीए और यूपीए हुआ करता था, एनडीए अभी भी बना हुआ, यूपीए का आपने इंडिया गठबंधन बाद में बना लिया, तो सबसे बड़ा दल की जिम्मेदारी होती है कि सबको साथ लेके चले। बड़ा भाई कौन है? दो गठबंधन तभी चला जब भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व किया और कांग्रेस ने नेतृत्व किया। आज कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है। 99 आपके लोकसभा सांसद आ जाते हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर अपने सहयोगी दलों को साथ में लेकर नहीं चलते। कौन सा मुद्दा उठाना है, सरकार को कैसे करना है, किस मुद्दे पर पार्लियामेंट में चर्चा करना है, आप अपने एजेंडे लेकर चलते हो। तृणमूल कांग्रेस अपने एजेंडे लेकर चलती है, अखिलेश यादव अपना एजेंडा लेकर चलता है। जब पार्लियामेंट के सेशन में जो 20 दिन या 22 दिन का रहता है, वहां इंडिया गठबंधन अगर मिलकर सरकार को नहीं घेर सकती है, तो आप अंदाज लगाइए जमीनी स्तर पर कैसे संघर्ष करेंगे। और वो हुआ ही। अरविंद केजरीवाल के साथ अलग चुनाव लड़ रहे हो, वहां से ममता बनर्जी अलग हो चुकी है, लालू प्रसाद यादव ने अलग बयान दिया है, उद्धव ठाकरे अलग घोषणा कर ही चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि जमीनी स्तर पर यह गठबंधन कहीं नहीं बचा है। कांग्रेस को अधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा कर देना चाहिए कि अब जितने राहुल गांधी आज जब रैली करेंगे वो घोषणा ही है इंडिया अलायंस से खत्म होने की। नहीं, राहुल गांधी अभी भी संभव, अभी तो कांग्रेस को उम्मीदवार डर रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी गठबंधन ना कर ले, केजरीवाल का फोन आ जाए और अरविंद केजरीवाल का फोन आता है, राहुल गांधी कहते हैं कि चलो विड्रॉ करो, चुनाव नहीं लड़ना है। राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस अगर INDI पर कुछ नहीं बोल रही है, चुप है, तो उसका तो कोई अर्थ है ना। क्या कांग्रेस यही चाहती है? ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि उसने नीतीश कुमार को अलग करके गठबंधन अपने हाथ में छीना और तब से उसकी नीति यही रही है। तो जाहिर है कि अगर विपक्षी दल ये दल कह रहे हैं तो कांग्रेस भी उसी दिशा में। और अब बात करेंगे हम महाकुंभ की, जिसका पहला स्नान कल रात से शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का महाशुभारंभ हो गया। सनातन परंपरा के इस महासंगम ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए हैं। अभी देखिए 3 बज रहे हैं, मेरे पास अभी तक का डेटा आया है, 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं संगम में। 1 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं पहले ही दिन। आप अंदाजा लगा लें, अभी तो 45 दिन चलना है तो कितने लोग पहुंचेंगे। आज महाकुंभ का पहला स्नान है। पौष पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं का मानिए जन सैलाब आज प्रयागराज पर आ गया हो। और क्यों ना आए, 144 साल के बाद यह दुर्लभ संयोग बना है। त्रिवेणी तट पर सनातन संस्कृति का महासंगम देखने को इस वक्त मिल रहा है। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, जरा आगे फुल स्क्रीन तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। ऊपर से आप देखेंगे नीचे जैसे सागर मनुष्यों का ऐसा दिखाई देता है। और ये प्रयागराज का त्रिवेणी है, जिसे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहा जाता है। आस्था, आध्यात्म और सनातन की दिव्यता का पवित्र संगम। यहां कोई दलित नहीं, कोई सवर्ण नहीं, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहां हैं तो बस सनातनी हिंदू। एकता के इस महासमागम में उमड़ा है श्रद्धालुओं का जन सैलाब। और जैसा मैंने आपको बताया, यह पहला दिन है। आज पहले दिन ही लाखों में नहीं बल्कि अब संख्या करोड़ों में जा रही है। 1.5 करोड़ बता रहे हैं समीर जी हो गया जो सनातनी संगम तट पर पहुंचे। यह तस्वीर जरा आप देखिए, अद्भुत जबरदस्त तस्वीर है। और इससे अंदाजा लगता है जरा कि कितना महत्वपूर्ण पर्व है ये महाकुंभ। महाकुंभ के मैं आज इतिहास में जा रहा था कि कब पहला महाकुंभ आया होगा, तो 300 साल ईसा पूर्व में भी उल्लेख होता है कि महाकुंभ हुआ तब भी। तो अब अंदाजा हजारों साल से ऐसे ही लोग जा रहे हैं। ये सर जबरदस्त तस्वीरें हैं। अवधेश जी, 1.5 करोड़ लोग ऑलरेडी पहले दिन स्नान कर चुके हैं। नहीं, 40 करोड़ के आसपास संख्या बढ़नी है। देखिए, ये एक अद्भुत दृश्य है। मैं समझता हूं कि पूरी धरती पर भारत के अलावा कहीं यह दृश्य नहीं हो सकता है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो आपने कहा है कि सबके अंदर एक ही भाव है कि हम अगर कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं तो हमको जन्म जन्मांतर से हमको मुक्ति मिलेगी। और आज जो है बुधादित्य योग कहा गया है, जो महायोग है, 144 वर्ष बाद आता है। और इसमें जो मैं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें भले आप कुछ कहीं मीडिया को मान रहा हूं, क्योंकि 2 दिनों से जिस अद्भुत तरीके से भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, इंक्लूडिंग आपका चैनल ने, जिस ढंग से उसको उसी रूप में दिखाया है कि जो है जिस ढंग से वहां साधु संतों, आचार्यों, अखाड़ों के वक्तव्य दिलवाए हैं, बातचीत किए हैं, उससे देश और दुनिया भर में गया है कि भाई इस प्रकार का अवसर तो मनुष्य के जीवन में आ ही नहीं सकता। और जैसे ही गया है कि आज महाआदित्य योग है,
उसके बाद आसपास के गांवों से चारों तरफ से लोगों में हुआ कि अरे आज ऐसा दिवस है, हम गए क्यों नहीं है, पहले यह ज्ञान नहीं होता था। तो जो बातें मैं देश को बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि कुंभ पहले भी आयोजित हुए हैं, सरकारों ने पहले भी सहयोग किया है, लेकिन पहली बार केंद्र और राज्य में ऐसी सरकार है जिसको यह समझ है कि भारत की मूल शक्ति अध्यात्म संस्कृति है। इसमें कर्मकांड क्या है, इसमें आचार्यों की परंपराएं क्या है, कुंभ का महत्व क्या है, और इसमें जो मंत्रों की ध्वनियां होगी, जो यज्ञशालाओं से अग्नि निकलेंगे, हवन निकलेंगे, जो संगीतमय वातावरण बनेगा, जो सवारियां निकलेंगी, डुबकी लगेंगी, उससे प्रकृति ब्रह्मांड पर क्या असर होगा। तो बाकी व्यवस्थाएं तो कर्मकांड के अनुरूप व्यवस्था करना यह देश में पहली बार हुआ है, और बहुत सारी चीजें देश में पहली बार हुई है। मीडिया को लेकर बहुत आलोचना होती है, लेकिन अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय से एक मीडिया के अपनी संस्कृति, अध्यात्म, धर्म और भारत के विश्व गुरु के रूप में उदित करने के रूप में मीडिया का सदुपयोग कैसे हो, ये पहली बार जो मीडिया तो वो दिखाता है जिसमें लोगों की रुचि होती है, और इसमें कैसे रुचि नहीं होगी, पैदा की जाती है। सुनिए, मीडिया वो दिखाता है, ये बात रहा है कि लोगों की रुचि होती है, सुनिए, लेकिन मीडिया ऐसे अरुचिपूर्ण दिखा करके रुचि पैदा करता था। ये सब चीजें सकारात्मक रुचि पैदा करके बढ़िया काम कर रहा है ना सर मीडिया, चलिए कोई तो बोल रहा है, बढ़िया काम हो रहा है ना। पुण्य अगर धर्म शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो मीडिया ने पुण्य का काम किया है, और जिन लोगों ने अवसर प्रदान किया है, अगर सुनिए सर बताओ थोड़ा और जानकारी के लिए जा रहे हैं, अगर इतने लोग अगर मीडिया के सहयोग से जान करके जा रहे हैं, तो ये किसको इसका पुण्य का लाभ मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लेकिन दुनिया भर में जो इंटरेस्ट है इस महाकुंभ को लेकर के, आपने अच्छा याद दिलाया कि भाई कुंभ पहले भी हुए, 12 साल पहले 2013 में अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने भी कुंभ कराया था। किसी की आलोचना करने के अवसर उसमें नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर बार आप पिछली बार से कुछ बड़ा करें, कुछ बेहतर करें, सुविधाएं और अच्छी दें, तो ये तो हर सरकार का लक्ष्य होना ही चाहिए ना। तो ये इस सरकार ने भी करके दिखाया। बहुत सारे श्रद्धालुओं से हमारा कैमरा पहुंचा और बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्रेज है महाकुंभ का, सारे अखबारों की हेडलाइन है ये महाकुंभ जो बन रहा है। इसके अलावा दर्जनों देशों से लोग वहां पहुंच रहे हैं। इनफैक्ट योगी सरकार ने वहां पूरा एक सेक्शन महाकुंभ का अलग बना रखा है केवल विदेशियों के आने के लिए, कि कोई रूस से आएगा, कोई अमेरिका से, कोई जर्मनी से, कोई साउथ अफ्रीका से, कहीं से जो आ रहा है उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि उनको भी अगर स्नान करना है तो उनको घाट तक कैसे ले जाया जाएगा। ये सब कुछ, सारी व्यवस्था वहां पर जो है वो पहले से की गई है। इसके अलावा आप कौन कौन जाता है महाकुंभ में, इस पर भी जरा आप गौर कीजिए सर। साधु संत सब जाते ही हैं, उनके अपने अलग अखाड़े हैं, लाखों तो साधु संत ही हो जाते हैं। आम लोग, कल्पवासी जाते हैं। कल्पवासी तो मतलब जो 2 महीने की नगरी बसा के बास करना, बताइए, और जमीन पर सोना। देखिए कल्पवास का अर्थ में, कल्पवास के नियम होते हैं कि आप जमीन पर सोएंगे, निश्चित नियमित कपड़ा पहनेंगे, या तो उपवास करेंगे या एक शाम भोजन करेंगे, 3 बार कम से कम स्नान करेंगे, जिसमें एक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में होगा जग करके, और सुचिता के लिए जितने मंत्र हैं वो करेंगे, और साथ ही साथ जितने पीतर हैं उनका श्राद्ध करेंगे, पिंडदान आप करेंगे। तो कल्पवास जो है ना, ये इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो महाकुंभ है ना, इसका महत्व तो देश के पॉलिटिकल लीडरशिप ने कभी उस रूप में समझा नहीं कि विश्व शांति, इसमें जितने मंत्र हैं आपको बता रहा हूं, सब में ब्रह्मांड और विश्व कल्याण का भाव, एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें विश्व कल्याण का भाव नहीं है। तो ये अद्भुत, अब लोगों में बहुत ज्यादा वो है, क्या कहें, अंदर से भाव है कि हमको, मैं 4 फोन तो मुझे आ चुके हैं आज में कि हमको वहां जाना है, कैसे जाएंगे, क्या व्यवस्था होगी, दिखाता है ना कि लोगों की इच्छा है जाने की। आध्यात्मिक जो उसका पहलू, उस पर चर्चा की है, अभी अवधि जी ने बड़े विस्तार से उस पर चर्चा की है। और इतना मतलब एक तो ये समझिए कि इतनी बड़ी जो आबादी है, इतना बड़े जो श्रद्धालु हैं जिनका भरोसा है, वो यहाँ पहुँच रही है, दुनिया में कहीं नहीं होता। यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो सामूहिक स्नान की परंपरा हिंदुस्तान में ही रही। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता पर जाएंगे, तक्षशिला में जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर भी बड़े वो तालाब हुआ करते थे जहाँ सामूहिक स्नान होता था। दुनिया में कहीं पर भी इस तरह की इतनी बड़ी सामूहिक स्नान का कोई कार्यक्रम ही नहीं होता, समझे। अब इसको आध्यात्मिक तो छोड़े, क्योंकि आध्यात्मिक पर तो सब लोग जान ही रहे हैं कि आध्यात्मिक के लिए ही लोग जा रहे हैं, धर्म के लिए वहाँ जा रहे हैं। लेकिन इतने लोग अगर आ रहे हैं, और उसमें मीडिया की व्यवस्था का, मीडिया का जो रोल है वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब ये भी है
कि लोग ये भरोसा कर रहे हैं कि वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो वरना इसलिए- लोग अवॉइड करते हैं, अरे बहुत भीड़ होगी, मैं भी हम नहीं तो जाता। छोटे छोटे मेलों में कहीं जाने के हाँ। लिए, दिल्ली में कहीं होता है तो हम सोचते हैं अरे अब रात को वहां मत जाइएगा सीपी में कि परेशानी होगी, भीड़ होगी। तो इतने लोग, 1 करोड़ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, 50 लाख लोग पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब इसका क्रेडिट देना चाहिए उस सरकार को भी, योगी सरकार को भी, कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि लोग ये सोचें कि हाँ यहाँ पहुंचेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल। इसका भी मतलब उन्होंने जो बड़ा काम किया, इतनी बड़ी जिस तरह से काम हुआ है, वो भी एक व्यवस्था है। क्योंकि लोग तो आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं जो आध्यात्म और धर्म जो के- अंतर बताया जा रहा है अगर वो है तो फिर तो ये इसकी तैयारियां, मतलब इस व्यवस्था, ये इस बार के कुंभ की व्यवस्था अलग लेवल पर है। पिछली बार कोई कहता है 70-80 लाख, कोई कहता है 1 से 2 करोड़ लोग आए, अलग अलग अनुमान है। मैक्सिमम मैंने जो देखा 1.5 से 2 करोड़ लोग आए, ऐसा 2013 के महाकुंभ में माना जाता है। 1 करोड़ आदमी तो यहाँ पे पहले दिन जा चुका है, एक दिन में आ चुका है, तो वही अंदाजा लगाइए भाई। 40 करोड़ आबादी और लोगों आप 40 के करोड़ आने लोग की सोचे तो संभावना दुनिया है। में 5 देश भी नहीं है जिनकी आबादी 40 करोड़ से ज्यादा है, समझे? लेकिन 185 करोड़ मतलब देश जो है, 180 देश जो है, उनकी आबादी ये इतने लोग जा रहे हैं कि अच्छा व्यवस्था क्या है, इतने लोग जा रहे हैं, इनके लिए गाड़ी घोड़ा, ये लोग रात को सोएंगे कहाँ, रुकेंगे कहाँ? बड़ी बात है इसमें भाई इलाहाबाद तो छोटा सा शहर है, ऐसा कोई बहुत बड़ा शहर थोड़ी इलाहाबाद। किलोमीटर में सुनिए, 12 किलोमीटर में घाट बना है, और होटलों के अलावा सरकार ने 1.5 लाख टेंट बनाए हैं, जिसमें उसमें डॉर्मेट्री की व्यवस्था है, और एक टेंट अगर परिवार के साथ रहेंगे तो मिनिमम 2000 रुपए में भी उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर से 200 रुपया देके आप 15 मिनट में ऊपर से आम लोगों के लिए बिल्कुल, जैसे आपने बताया, आम लोगों के लिए बिल्कुल व्यवस्था है, छोटी छोटी सवारी की व्यवस्था लेकिन की उन गई है, लाखों लोग- भोजन की इतनी व्यवस्था है चारों तरफ। वहां तो साधु संतों का है, ये सरकार की ओर से भोजनालय बना गए। भोजन तो कोई इशू रही नहीं क्या, मतलब ना कुछ नहीं है, भोजन ही नहीं। पहली बार पेयजल के लिए इतने 16 जो पानी के सेंटर थे, शुद्ध जल कैसे मिले, उसके लिए 12 किलोमीटर में जगह जगह नल की व्यवस्था है, 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं पहली बार। देखिए तो सर, ये तो अद्भुत व्यवस्था है ना। हाँ समीर जी कुछ बोल रहे हैं। देखिए ये जो इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, ये सिर्फ सरकार के जिम्मे नहीं हो सकता। सरकार ने सारी व्यवस्था वहां की है। सर बस एक लेकिन सेकंड वहां की जो तस्वीर लोग चल रही है स्क्रीन पर, लोग मैं दर्शकों को बता दूं, जो आईफोन के संस्थापक थे, एप्पल के संस्थापक जो थे, हाँ जी हाँ, उनकी धर्म पत्नी, वो तो नहीं रहे अब, उनकी पत्नी वो आई हुई हैं इस अखाड़े में, मेरे ख्याल से निरंजनी अखाड़े से, मैं गलत हो सकता हूं तो प्लीज कमला नाम दिया है अभी। जी हाँ, कैलाशानंद गिरी महाराज जो हैं, उनके वो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनकी शिष्या हैं, तो वो पहुंची हैं, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं जी। लॉरेन नाम है बिल्कुल इनका। बिल्कुल, अभी इस समय लॉरेन पावेल। कमला नाम दिया हुआ है उनको उस समय हिंदू धर्म के हिसाब से। देखिए इतना बड़ा जो सरकार आयोजन कर रही है, सरकार ने सारी व्यवस्था की है, लेकिन जो लोग वहां जा रहे हैं, जितने जो भक्त जा रहे हैं, जो धर्म के लोग जा रहे हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि सरकार का नहीं, हमारा आयोजन है, हमारे धर्म का आयोजन है। तो सेल्फ डिसिप्लिन भी लोगों के अंदर बहुत अच्छा। वहां आप देखिए किस तरीके से डिसिप्लिन में लोग रहते हैं। थोड़ी किसी को सुविधा कम हुई तो उसको लेकर वो किसी तरह के नाराज फूफा के समान ये नहीं बोल रहा कि सरकार ने ये नहीं किया, वो कह रहा है ठीक है इतना बड़ा आयोजन है सरकार का, तो लोग खुद इसमें बढ़ रहे हैं कि हम क्या मदद कर सकते हैं। बाहर से आने वाले लोग स्नान भी कर रहे हैं और दूसरों की मदद भी कर रहे हैं कि भाई कोई सपोर्ट हो सकता है तो हम करेंगे। तो ये सामूहिकता का परिचय है जिस तरीके से कि भाई हम सब मिलकर इसका स्नान का आनंद लें, हम सब मिलकर इसमें सहभागी हो, और हम सब मिलकर इस हिंदू धर्म के जो इतना बड़ा कार्यक्रम होता है धर्म से जुड़ा हुआ, उसका सफल आयोजन करें। तो मुझे लग रहा है कि सरकार ने सुविधा बहुत सर सेल्फ डिसिप्लिन के अलावा तो मतलब वो ना हो तो ऐसे आयोजन हो ही नहीं सकते। 1 करोड़ लोगों को आप गाइड थोड़ी कर सकते हो एक दिन में जो जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी हमने जो है ना लोग इस बात को मान रहे हैं कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा ना, श्रद्धालु। तो श्रद्धालु में अपने आप डिसिप्लिन है, क्योंकि वहां श्रद्धा जो है ना, गया ही किसी एक कॉज से, हाँ कॉज से है। श्रद्धा जब होती है तो संकट जो है ना अपने आप वो हो जाते हैं। हर चीज की जो शिकायत है, वो बार बार हम इस बात का जिक्र करते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं कि पर्यटक और तीर्थयात्री में जो फर्क है ना, वो यहाँ दिखाई देता है। नहीं, और दूसरा ये पर्यटक के बाद हमेशा शिकायत होती है। देखिए हम तो भारत में, चलिए हम लोग, मैं तो फिर ये कहें कि चले फिर भी हम लोग कुछ सक्षम है, मतलब जो बिल्कुल आम आदमी, भारत का गरीब आदमी है, वो तो अभाव में जीने का आदी रहा है ना, तो उसको तो आप जो भी सुविधा देंगे उसको वो अच्छी लगेगी। हमारे यहाँ तीर्थाटन में कष्ट सहने की प्रकृति और संस्कार रहा है, लोगों में शिकायत नहीं रही है। लेकिन सरकारें अगर उस कर्म कांड के अनुरूप, उसके अनुरूप व्यवस्था करती हैं, तो आप शांत मन से आप वो सब कुछ कर पाते हैं। उसमें सरकार को सहयोगी भूमिका निभानी चाहिए, और वो सब सोच के कि लोगों की क्या क्या समस्याएं हो सकती है। यहां से अगर बस से उतरेंगे तो वो जाएंगे कैसे, उनके पास सामान होगा तो वो कैसे जाएंगे, अगर कार की पार्किंग यहां कर देंगे तो वो कैसे जाएंगे। 12 किलोमीटर पैदल चल रहे थे रेलवे स्टेशन से लोग, क्योंकि गाड़ी अवेलेबल नहीं हो रही, तो 12-12 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, लेकिन शिकायत नहीं कर रहे हैं
कि भाई सरकार ने व्यवस्था नहीं की। पता है कि आज इतनी भीड़ है, वाहन का प्रवेश नहीं मिलेगा आपको। ये जो शॉट आप दिखा रहे हैं, एरियल शॉट है, ऐसा कब देखा होगा आपने? लगातार हमने देखा है कि स्वयं उसका निरीक्षण करते हुए कहां क्या हो जा रहा है, आश्रमों में अखाड़ों में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की बैठकें कर रहे हैं। उसमें से उन्होंने कहा कि हमने पानी निकाल के खुद आचमन किया कि भाई इसकी क्या स्थिति है। पहली बार जितने नाले हैं ना वो वहां न जाएं, संपूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसके पहले नाले जो होते थे वो कुछ न कुछ गिरते थे, साफ सुनिश्चित किया गया है कि ये देखिए 2019 में 410 किलोमीटर पाइपलाइन था, इस बार 1249 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गए हैं और करीब करीब 200 से ज्यादा वाटर एटीएम है, 85 नलकूप केंद्र इसमें केंद्रित किए गए हैं। वाटर एटीएम, यस, मतलब वाटर क्योंकि ना बीमार पड़ जाते थे लोग, गंदे पानी पीने से बीमार पड़ जाते थे, तो उसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य के लिए आपको मालूम ही है कि करीब सर कुछ हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, हम बहुत सारे सहयोगी इनफैक्ट वहां पहुंचे हुए, उनकी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। पवन नारा की एक मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, उसमें आपको तस्वीरें भी दिखाई देंगी और वहां का आलम भी पता चलेगा। हरे कृष्णा हरे रामा की भजन की ताल है और उस ताल पर झूमते हुए भक्तजन कहां से आए हैं? जलगांव महाराष्ट्र से यहाँ कुंभ में आकर आनंदित होकर डांस कर रहे हैं। क्या मन में भावनाएं चल रही हैं? यहाँ पर साक्षात स्वर्ग उतरा है, हम देवताओं के साथ में हैं अभी। ऐसा महसूस कर रहे हैं। वो उस स्थिति मनुष्य बराबर। कितने कुंभ देखे अभी तक? अभी हमारे पूरे 5 कुंभ हो गए, पूर्ण कुंभ 4 और आधा कुंभ 1। अच्छा, 5 कुंभ हो गए पूरे। तो कैसा रहा आपकी बार का एक कुंभ? अभी अगर ये कुंभ होने के बाद चले गए स्वर्गवास तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इतना अच्छा लगा इन्हें कि कह रहे हैं कि अब जीवन तृप्त है, मौत स्वीकार है, जय श्री राम के नारे। आप कहाँ से आए? हम जामनगर सिक्का से आए हैं। कितने दिन का प्रवास है? हमारा 4 दिन का प्रवास है सर। तो यहाँ जब स्नान कर रहे होते तो मनोभाव क्या होता है? मनोभाव क्या है, ये तो जिंदगी में मिल गया पहली बार, ये तो मिले ना मिले, ये तो नसीब की बात है। हमको बहुत आनंद आ रहा है सर। आनंद आ रहा है। पहले कितने कुंभ देखे? पहले एक नासिक का देखा था, ये मेरा दूसरा कुंभ है। कैसा लगा ये? कितने इंतजामात को लेकर क्या कहेंगे? इसमें तो कुछ बोलने का चीज है ही नहीं भाई, ये तो व्यवस्था कोई कर नहीं सकता है। क्या कहना इस मनोभाव क्या, प्रभु का बहुत असीम कृपा है। ये 150 वर्षों बाद जो है ऐसा सुनहरा अवसर आया है और मैं योगी जी और मोदी जी को कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। महादेव के जय श्री राम। माता जी आप कहाँ से आई? हाँ जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, थैंक यू फॉर मोदी जी एंड योगी जी फॉर प्रयागराज अरेंजमेंट इज वेरी वेरी एक्सीलेंट। स्नान, यहाँ पर स्नान करना आपके लिए क्या मायने रखता है, जहाँ त्रिवेणी संगम कहा जाता है? बहुत मायने रखता है, हमारा पुण्य का काम बनाने का मन कर रहा है। हर हर महादेव। गुजरात से आए हैं। कहाँ से आई अम्मा? उज्जैन से। उज्जैन से? तो उज्जैन में भी तो कुंभ होता रहा है, कैसे अलग है? बाद में आएगा ना। कैसे अलग है उससे? ये कैसा लगा? अच्छा लगा यहाँ। उससे बहुत अलग हटके है। बाबा प्रयाग और नरेंद्र मोदी और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जो यहाँ आ रहे हैं वो पहले अपने धर्म की बात करते हैं और उसके बाद वो व्यवस्थाओं का जब जिक्र आता है तो नरेंद्र मोदी और योगी का नाम लेते हैं। सर आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? मिलन सोलंकी है मेरा नाम, हम गुजरात के राजकोट सिटी से आए हैं। राजकोट सिटी से आए हैं। तो कितने कुंभ देखे? कितने कुंभ? पहला ही कुंभ देखा है। पहला ही कुंभ। कैसा रहा अनुभव? अरे बहुत बढ़िया। यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान, पगड़ी देख के समझ गए हम राजस्थान से हैं। स्नान हो गया? स्नान हो गया? हो गया। कितने दिन के लिए आए थे? कितने दिन की यात्रा पे आए हैं? इंतजामात कैसे रहे? यहाँ नहाना क्या मायने रखता है? बहुत बढ़िया स्नान का। अच्छा इंतजाम। प्रसन्नता हुई यहाँ करके। गाँव जाएंगे तो क्या बताएंगे? जी आनंद ही आनंद आएगा। ईश्वर की भूमि है तो। हमने तो जिंदगी में पहली बार देखा है, मतलब ऐसा कभी भी नहीं देखा कभी। प्रयागराज में साधु संत महंत और आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। हमारे साथ तमाम संत महात्मा मौजूद हैं जिनके दर्शन मात्र से लोगों का जो जीवन है वो धन्य हो जाता है। ऐसे संत महात्मा पहुंचे हुए हैं
बड़ी संख्या में प्रयागराज यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए। हम तमाम संतों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आज के जो दिन है इसका क्या विशेष महत्व होता है। महाराज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि पौष पूर्णिमा का जो आज विशेष दिन है इसका जो महत्व होता है, क्यों आज के दिन लोग स्नान करने आते हैं और जो विशेष संयोग बना है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। एक तो इसमें क्या होता है कि सब साधु संत का दर्शन भी होता है और ये पौष पूर्णिमा जो है वो बरसों से चालू हुई है और ये अमृत का जो इसमें एक अंश रहता है, इसने स्नान करने से सब पाप धुले जाते हैं और वो भी है। और ये क्या है, सब साधु संत इधर आए हुए, उनका दर्शन भी होता है और एक स्वर्ग का रूप इसमें आता है धरती पर। ऐसा तीर्थों के राजा कहा जाता है प्रयागराज को। यहाँ आकर के जो लोग दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, कितने उनके जो काम होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है। महाराज जी जी, यहाँ अभी हर साल अभी आधा कुंभ होता ही है, तो सब लोग अभी हर साल आते हैं। अभी ये भी कुंभ मतलब पूरा कुंभ है, महाकुंभ है, तो महाकुंभ का वो आनंद लेने के लिए और इधर आने से उनका आत्मिक शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है और वो उनको साल तक आनंद सुखी रहते हैं। और पूरा जो भी सिद्ध महापुरुष आते हैं तो उनका स्नान होता है, उसमें उनका भी स्नान हो जाता है, तो उनको बहुत आनंद मिलता है और वो उनका दर्शन भी होता है। महान सिद्ध पुरुष आते हैं, उनका भी दर्शन से वो धन्य हो जाते हैं। महाराज जी, धर्म संसद भी होनी है यहाँ पे प्रयागराज में। जो सनातन की परंपरा है, सनातन की जो ध्वजा है, प्रयागराज में किस तरीके से आपको महसूस हो रही है कि फहर रही है और आने वाले समय में लोगों को सनातन का महत्व और भी ज्यादा वाकई में समझ आने लगा है? क्या है कि हमारा जो सनातन धर्म है प्राचीन है ना, और प्राचीन चलता ही रहेगा। और यहाँ तक कि जो भी हमारा अभी तक जो धर्म है, सनातन धर्म पुराना है, तो हमेशा चलता ही रहेगा। आपने देखा जो वहां लोग पहुंचे हुए हैं, कितने खुश हैं, कितने जोश में हैं, उत्साह में हैं। और एक बार आप वहां पहुंच जाते हैं ना, तो फिर तो वो माहौल ही अलग हो जाता है। फिर आपको सभी ना कोई सर्दी देखता है डुबकी लगाने से पहले की करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं वहां पर। तो अद्भुत माहौल इस वक्त महाकुंभ का जो है वो इस वक्त बना हुआ है। इसके बीच में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी का मैं जिक्र कर देता हूं। हमारा तो प्रोग्राम पॉलिटिक्स का है सर, क्या करें। अब वहां पर समाजवादी पार्टी ने अब किसी एक एरिया में, किसी एक सेक्टर में खास तौर पर वहां पर कुछ व्यवस्था की उन्होंने। उनके साथ उनके भी जो लोग वहां जाएंगे उनके लिए कुछ किया होगा, कुछ तैयारी की होगी। तो वहां उन्होंने मुलायम सिंह जी की 3 फीट की एक मूर्ति लगा दी है। अब साधु संत बिगड़ गए हैं इस बात पर कि महाकुंभ में आपने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने वाले व्यक्ति की मूर्ति क्यों लगाई, इसको हटाइए। हालांकि वो मूर्ति केवल कुंभ के लिए लगी है, उनका कहना है फिर इसको हम अपने कार्यालय ले जाएंगे। लेकिन अभी वहां कुंभ में मुलायम सिंह जी की मूर्ति लगा दी है, उसका विरोध हो रहा है। दोनों ही बातें मतलब गैर जायज़ है मेरे हिसाब से। एक तो वहाँ पे मूर्ति लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब समाजवादी पार्टी का ही है तो वो तो सब लोग जो आ रहे हैं वो नेताजी को जानने समझने या उनको फॉलो करने वाले ही लोग हैं, कोई अलग से लोग नहीं जा रहे। तो उसको एक तो कोई आवश्यकता वहाँ पर नहीं थी। सब जब और आपने अपना कर रखा है तो सबको पता ही होगा कि समाजवादी पार्टी का इंतजाम है, व्यवस्था है, वो ठीक है। लेकिन अगर लगा दी है तो इसका भी विरोध करने का कोई बहुत मायने नहीं है। वो तो इतनी बड़ी जगह है, सबके लिए जगह है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष विरोध कर रहे हैं, रविंद्रपुरी जी महाराज। ठीक है, बचना चाहिए था, मुझे लगता है इस तरीके से मूर्ति लगाना। भैया धार्मिक आयोजन है, किसी पार्टी का आयोजन थोड़ी है। और समाजवादी पार्टी को तो यहाँ जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। समाजवादी पार्टी वहाँ जो श्रद्धालु आ जाए उनके लिए भोजन की व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे, वाहन की व्यवस्था करे, उनके रहने की व्यवस्था करे। सभी श्रद्धालुओं को जो देश भर से आ रहे हैं वो करना चाहिए ना। आप मुलायम सिंह की मूर्ति लगा के कह रहे हो कि भाई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, वो श्रद्धालु। मुलायम सिंह नेताजी की विचारधारा को, उनके विचारों को यहाँ से लोगों के बीच में जाने का कारण क्या है? देखिए उसके कारण क्या है। होना यह चाहिए था कि ऐसे महाआयोजन में, महाउत्सव में देश की सारी पार्टियां राजनीतिक मतभेद भुला करके आने वाले लोगों का, देश के विदेश के साधु संतों का, अखाड़ों का स्वागत करती। जिसके पास जितनी क्षमता है, छोटे छोटे पेयजल के लिए, भोजन के लिए, टेंट के लिए उनके कार्यकर्ता वहां होते। इसके उलट जिस प्रकार का बयान आया, आप देखिए ना, आज अफजाल अंसारी का बयान आ गया है। क्या बयान है? आप बयान बता भी दिया। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ठेकेदारों के लिए बढ़ा कर पैसे दिए जा रहे हैं, कुंभ के नाम पर लूट मची हुई है। आज ही टीवी पर वो बयान दे रहे थे। सपा के लोग क्या बोले? तो अब सवाल है सपा के लोगों ने क्या क्या बोला है, अखिलेश जी ने क्या बोला है, उनके नेता जो कुछ बोल रहे हैं कि भाई 3 प्रकार के लोग वहां जा रहे हैं। कुछ पुण्य कमाने जा रहे हैं, दान करने जा रहे हैं, कुछ पाप धोने जा रहे हैं,
तो हम तो इसके लिए जाएंगे। अब देखना है कि आते हैं नहीं आते हैं, वो भी अलग बात है। आज तक तो राम मंदिर गए। तो जब आप बयान देते हैं ना, उससे विषाक्त वातावरण बनता है। लेकिन हमारे देश की अद्भुत क्षमता है कि ऐसे वक्तव्य को की अनदेखी करते हुए करोड़ों की संख्या में लोग, जिसमें समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, कम्युनिस्टों के सब लोग जा रहे हैं और सब उसी उत्साह और उसी आस्था के साथ डुबकी लगा रहे हैं। तो जो गुस्सा पैदा होता है ना इन वक्तव्यों से होता है। अगर उसी में वो जोड़ते कि हमारा राज्य है, सभी का स्वागत है, हमारा जो मतभेद है सरकार के विरुद्ध वो जारी रहेगा, हमारा पूरा सहयोग होगा, क्योंकि ये तो हमारे भारत को दुनिया देख करके सीखेगी कि यही रास्ता है भविष्य में मनुष्य के कल्याण का और चलने का। इसके रूप में जो प्रस्तुत किया है ना, जो विश्व गुरु हम कहते हैं, महाकुंभ को भारत में चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पहली बार इस रूप में ऐसे प्रेजेंट किया है, जिसको अब देख के दुनिया ठीक से स्टडी करेगी। और ये ही धीरे धीरे विश्व में जो घृणा है, अशांति है, युद्ध है, तनाव है, उसको कम करते हुए, अच्छा हिंदूकरण मतलब सब हिंदू नहीं बन जाएंगे, लेकिन ये जीवन दर्शन के रूप में इसको अपनाना, जीवन शैली के रूप में अपनाने की ओर आज नहीं हो जाएगा, लेकिन एक माहौल बनाने की जो कोशिश है। और मैं फिर कहूंगा, उसमें भारत की मीडिया को जितनी लोग गालियां दे, उसका योगदान अद्भुत है। जो सब वहां से गए हैं, जिस तरह से चित्रण कर रहे हैं, वो अद्भुत है। उसको, उसकी प्रशंसा आपको करनी ये देखिए जरा, मैं कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस, आपने किसी जिक्र किया ना कि दुनिया देखेगी, भाई तस्वीरें तो दुनिया के लिए कौतूहल की बात है ही है। वाटर इज कोल्ड बट हार्ट फिल्ड विद वार्मथ, फॉरेनर्स टेक अ होली डिप। इंडियाज महाकुंभ मेला फेस्टिवल गेट्स अंडरवे फॉर फर्स्ट टाइम इन 144 ईयर्स। यहाँ थोड़ी जानकारी का अभाव है, वो तो फर्स्ट टाइम इन 144 ईयर्स नहीं है, ये तो 2500 साल का। तो अभी मैंने आपको संयोग ह्यूएन सांग हुए थे सर, फॉरेन ट्रैवलर जो थे चीन के, वो आए थे। तो एक बार उन्होंने कहा, तो ये तो बात हो गई कुछ छठी 7वीं शताब्दी की शायद बात है। और 300 ईसा पूर्व में यूनान से एक यात्री आए थे भारत में, उन्होंने महाकुंभ का जिक्र, उन्होंने कुंभ का जिक्र किया कि ऐसा मेला जो है वो लगता है। इसके अलावा और आपको मैं दिखाता हूं जो और इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं। इंडिया किक्स ऑफ अ मैसिव हिंदू फेस्टिवल टाउटेड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग। तो इसको हिंदू फेस्टिवल कह रहे हैं। सर पूरा वर्ल्ड का मीडिया कवर कर रहा है। हाँ सर बिल्कुल, 40 देशों से ज्यादा लोग, 40 देशों से ज्यादा एम्बेसीज ने अपना इंफॉर्मेशन सेंटर बोला हुआ है सर। कह रहा हूं 150 से ज्यादा देशों की आबादी 40 करोड़ नहीं है। विदेश नीति में इसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं। तो बीबीसी लिख रहा है, महाकुंभ मेला, मिलियंस स्टार्ट बेदिंग इन होली रिवर्स एट इंडियाज हिंदू फेस्टिवल। रॉयटर्स लिख रहा है, इंडियाज महाकुंभ मेला, लुक एट द जाइजेंटिक पिक्चर फेस्टिवल। और मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ, सब लोग जब कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के लिए, ये देश पूरा जो है ना भाव के हिसाब से नीलकंठ है, समझे? ये देश ही मेरे ख्याल से जहर पीने की आदत है। नहीं, जहर को समा लेता है, वो समा लेता है, उसके बाद भी सामान्य रहता है। नहीं तो हो सकता है कि कोई बात हो जाए कहीं पर तो कुछ वो हो जाएगा। लोग गुस्सा कर देते हैं सर, लेकिन चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, इसकी जो पौराणिक कथा है कि देव और असुरों के इसका जो झगड़ा हुआ था, वो इसीलिए जो अमृत निकला था, तो इंद्र के बेटे लेके भागे थे 12 दिन तक, वो 12 साल हुआ है, 4 बूंदे 4 जगह गिरी, तो वो झगड़ा तो जब अमृत निकला उसको लेके था ही कि असुरों को मिलना नहीं चाहिए, तो उसके बचाया गया असुरों से, उसको 4 जगह गिरा तो वो कुंभ की शुरुआत हुई ना। भारत में तो लोगों को कष्ट सहने की आदत है। कहीं भी जाते हैं उनको पता है मुझे कुछ असुविधा तो होगी मुझे, लेकिन जाना है, कुछ काम करना है, धर्म का मामला है। लेकिन अगर वो देखते हैं अमृत के लिए महाकुंभ, अब लेकिन अब वो ये देख रहा है मोदी लगा हुआ है काम में, मोदी 4 बार खुद जा चुका है, योगी 10 बार जा चुका है, तो हम लोग सब दिखाते ही है ना, उसको लगता है चलो यार देख के आते हैं क्या इस बार योगी मोदी ने कैसी व्यवस्था की। ये ऐड करता है नंबर, ऐड करता है। नहीं, आप स्नान कर रहे हैं, कपड़ा बदलने की साफ सुथरी जगह है, 5 मिनट बैठ के आपको ध्यान करना है तो 4 ईंटों का पाया बना दिया गया है कि यहाँ बैठ करके आप जो है ऐसा सब है वहाँ, हाँ कर्मकांड कर लीजिए। तो ये सब पहले नहीं होता था ना, तो लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं अपने काम उसकी दृष्टि से भी। महिलाओं के लिए अलग से जो है कपड़ा बदलने की व्यवस्था, वो तो 2019 में भी मैंने जाके देखा था, 2019 में भी थी वो जगह जगह थी। इस बार सबकी संख्या बढ़ाई गई है। अभी आप लोग बात कर रहे थे कि इसकी तैयारी तो 19 से ही चल रही है। हाँ 19 से, देखिए ये अर्धकुंभ उस समय हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश में टीवी पर और अखबारों में हम लोग भी जब पढ़ते लिखते थे तो अपने धर्म के प्रति विवेकानंद जी ने कहा ना कि हमको बता दिया गया कि हम पोंगापंथी और हमने मान लिया, हमको बता दिया गया कि हमारे हिंदू धर्म में सब कुछ गलत है, हमने मान लिया, तो उसके बाद वो बताते हैं। तो ये जो चीजें होती है तो उन सब से निकलने का एक आत्मविश्वास देश में पैदा करना, अगर सरकारें खुल के सामने आती हैं तो जो आपके अंदर का भाव होता है ना वो आप खुल के प्रकट करते हैं। इसलिए मैं एक बार मीडिया और लेखन में बचते थे लोग बताने को कि हम धार्मिक हैं, ये कैसे बोले, हम लोगों ने झेला है।
उसको बताने से। तो ये जो प्रकटीकरण है ना, यही भारत के उद्भव का आधार बनेगा, क्योंकि विश्व में अगर शांति चाहिए, दुनिया मिलजुल के चले, भारत का जातीय भेद, क्षेत्र भेद रहते हुए भी उसको मिटा के सब एक ही लक्ष्य की ओर बढ़े, तो उसमें ऐसे आयोजन का इस दृष्टि से सुनिए, संगीत ध्वनि का आज रोक की दृष्टि से देख रहे हैं, मंत्रों का, यज्ञों का, वो एक साथ जो घड़ी घंटाल इतने बज रहे हैं, सवारियां निकल रही है, तो उसके मतलब चुंबकीय महत्व और उसके जो अलौकिक सूक्ष्म वैल्यू होता है जो विश्व ब्रह्मांड में फैलता है, उसका असर आने वाले समय तक रहेगा। 2 महीने तक कितनी यज्ञशालाएं बनी है, यज्ञ हो रहे हैं पर्यावरण की दृष्टि से, कितने मंत्रोच्चार होंगे, कितने लोग विश्व कल्याण का भाव प्रकट करेंगे मनुष्य के बीच, ऊर्जाएं। इसमें एक धर्म संसद भी चल रही है, आपको बताऊं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य जी जो हैं, उनके शिविर में एक धर्म संसद बैठेगी और उस धर्म संसद में रोज फैसले निकला करेंगे। अभी वो बता रहे थे, आए थे हमारे प्रोग्राम में, कह रहे थे हम रोज वहां से आदेश निकालेंगे। और उसमें एक है कि एक तो गौ रक्षा पर उनका निकल गया, आदेश निकल गया, और बहुत सारी बातें, कई धर्म संसद हो रहे हैं। अभी एक सनातन बोर्ड के मांग के लिए सनातन बोर्ड की मांग भी होगी। वैसे धर्म संसद की परंपरा विश्व हिंदू परिषद ने शुरू कराई थी महाकुंभ में, अब अलग अलग जगह पर अच्छा है। हम लोग मानते थे कि देश सर, मुझे ऐसे स्ट्राइक किया, अगर वाकई 45 करोड़ लोग यहाँ जा रहे हैं, दैट मींस 1/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। सर, हमारी 1/3 आबादी सरस्वती जी ने जो 5,000 पर व्यक्ति भी खर्च करता है, तो करीब करीब 4 से 4.5 लाख करोड़ का कारोबार होगा। अभी अगर आप समझिए, शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि गोहत्या से जुड़े जो लोग हैं हिंदू धर्म के, उन्हें धर्म से बहिष्कार कर देना चाहिए, धर्म से निकाल देना चाहिए, ऐसे लोग हिंदू नहीं हो सकते। तो अभी सारे प्रस्ताव आएंगे। अभी तो धर्म संसद एक बार बैठी, 2 दिन पहले बैठी है, अब लगातार इस तरह के प्रस्ताव भी तमाम तरह के आएंगे। एक बड़ा आयोजन है, सब लोग इसके अंदर शामिल हो, पूरा मुझे लगता है आधा हिंदुस्तान वहां पर इस बार जाने वाला है। तो हो ही गया कि सबसे कहा जा रहा है कि तमिलनाडु से बहुत ज्यादा लोग इस बार आ रहे हैं, मतलब पहली बार हो रहा है कि साउथ से इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं। गाइडिंग फोर्स के तौर पे देखिए, उसको कोई आदेश के तौर पर आप मत समझिए कि फिर आप एक नया विवाद खड़ा करें। नहीं, धर्म संसद का मतलब ये नहीं कि वो आदेश फैसला कर देंगे तो वो देश, तो किसी को अधिकार नहीं, सरकार के लिए नहीं होता, वो तो समाज के लिए है, हिंदू समाज के लिए वो एक दिशा निर्देश होता है, गाइडिंग फोर्स है। वही मैं कह रहा हूं कि गाइडिंग कुंभ का आयोजन या दक्षिण में संगम का आयोजन इसीलिए होता था कि समय समय पर समाज के लिए कैसे जीना है, किसमें क्या बदलाव करना है देश काल परिस्थिति के अनुसार, उसमें लोग मंथन करते थे, विचार विमर्श होता था, खूब बहस होती थी, संघर्ष भी होते थे, उसमें से फिर व्यवस्थाएं निकलती थी और उसके बाद स्मृतियों का लेखन भी होता था। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। 1000 ईस्वी में सौरभ जी, देवल स्मृति के बाद हमारे देश में कोई स्मृति लिखी नहीं गई आक्रमण के बाद, इसलिए उस समय की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। मनु स्मृति के लोग बात करते हैं ना, मनु स्मृति के बाद कितनी स्मृतियां हैं, अंतिम स्मृति देवल स्मृति थी हमारे यहाँ, जो उस समय के कालखंड के अनुसार था। तो संगम से निकलता है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसका धीरे धीरे एक स्वरूप होना चाहिए था। चारों पीठ के शंकराचार्य, अलग अलग पंथों के शंकराचार्य हैं, वो लोग बैठ करके आज की व्यवस्थाएं करें, उसमें निगेटिविटी कम हो, पाप और पुण्य की आज के संदर्भ में व्याख्या हो जाए कि आज जो कर्म है आज के रूप में, वो पाप और पुण्य क्या है, आज राजनीति का क्या ध्येय है, व्यापार का क्या ध्येय है। एक बुद्धिजीवी, वहां और भी शंकराचार्य जाएंगे, सब जाएंगे, सभी जाते हैं। आप कह रहे हो अच्छा लगता है, चारों शंकराचार्य बैठे भाई, हिंदू समाज के सबसे बड़े हमारे आध्यात्मिक धर्म की विशेषता ही है कि विविधता जो है वो एक साथ बैठना ही हिंदू धर्म के लिए दुर्भाग्य ये भी कि चारों शंकराचार्य भी एक दूसरे के विपरीत आते रहते हैं, गला संदेश जाता है। जब आप वाल्मीकि, वशिष्ठ, चारवाक सबको मान रहे हैं ना, बिल्कुल। स्मृतियों की परंपरा में खूब बहस होती थी, लड़ाइयां होती थी, लेकिन अंत में कुछ लोग तय हो जाते थे कि ये आपने अभी तक जितना देखा तस्वीरों में, अभी इतने दिनों से हम लोग भी सब कवर कर रहे हैं, कुछ अलग, कुछ और भव्य दिख रहा है इस बार का महाकुंभ सर आपको? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने लेटेस्ट जो है 2019 का भी, आप गए थे उसमें, कुंभ गया था मैं, काफी 20-22 दिन वहां पर रहा हूं। 20-22। अच्छा, मतलब आप श्रद्धालु के तौर पर गए थे? नहीं, मैं कवर करने के लिए गया था। थे। श्रद्धालु मुझे कोई मानता ही नहीं, किसमें श्रद्धा है पता नहीं, लेकिन देखा उसको, और 24 घंटे हम लोग काम कर रहे थे, रात को भी वो उसी तरह से चल। इसलिए मैं कहता हूं कि कुंभ में जाना चाहिए आपको, और समझना चाहिए कि हिंदुस्तान कैसे जीता है। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान को समझना हो ना, तो एक बार चले जाइए। नहीं मन बनाया है तो अब बना लीजिए। बहुत शुक्रिया अवधेश जी, बहुत धन्यवाद आपका, विजय जी बहुत शुक्रिया, समीर जी, और आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया आज हमारे व्यूअर्स के लिए, बहुत शुक्रिया।